हाय गाइस, ये 50 क्वेश्चन सीरीज का टेस्ट नंबर 2 है फॉर टेक्निकल सेक्शन ऑफ मार ट्रांसफर एग्जाम। और अगर आपने टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा कैपेसिटर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन सिंगल फेज सर्किट डिक्रीजेस, कि क्या डिक्रीज होगा उसमें, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा या लाइन करंट या बोथ, लाइन करंट एंड पावर फैक्टर, या लाइन करंट डिक्रीज होगा और पावर फैक्टर इंक्रीज होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा। सपोज करिए कि ये हमारा विदाउट कैपेसिटर एक सिंगल फेज सर्किट है और ये जिसका रेजिस्टेंस और कुछ इम्पिडेंस होगा। सपोज कर लीजिए सप्लाई वोल्टेज Vs है और सप्लाई करंट IL1 है, ठीक है, लाइन करंट। तो उस हिसाब से IL1 कितना आ जाएगा, Vs एंगल 0 अपान, सपोज कर लीजिए इसका टोटल इम्पिडेंस मॉड जेड है और एंगल इसका थीटा 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड जेड एंगल थीटा 1, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कितना आ जाएगा, मॉड Vs अपान मॉड जेड थीटा 1 माइनस ऑफ थीटा 1, ऊपर एंगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका फेजर कैसा बनेगा, ये आपका हो गया Vs और ये Vs से कितना एंगल से लैग करेगा, IL1 थीटा 1 एंगल से, ठीक है, थीटा 1 एंगल से लैग करेगा। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में अगर कैपेसिटर ऐड कर देंगे, ठीक है, कह रहा है कि एक कैपेसिटर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन, तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इसने क्या किया, कैपेसिटर को कनेक्ट किया। तो यहाँ से आईसी फ्लो होगी। अब आईसी को अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो आईसी बराबर क्या हो जाएगा, Vs बराबर माइनस जे एक्स सी। तो यहाँ से Vs बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस जे बाई ओमेगा सी। तो ओमेगा सी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और इस माइनस जे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 हाफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस जे को 1 हाफ माइनस 90, ये Vs ओमेगा सी और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस 90। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये आईसी है इस सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो ये जो आईसी है इस सप्लाई से कितनी डिग्री लीड कर रही है, 90 डिग्री लीड कर रही है। ये 90 डिग्री सप्लाई वोल्टेज से लीड कर रही है। ये हो गया आईसी। तो यहाँ से जब मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया, देखिए जब कैपेसिटर कनेक्ट नहीं था तो सेम IL1 यहाँ पे फ्लो हो रही थी, ठीक है। जब मैंने कैपेसिटर अब कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, सपोज IL2 हो गई करंट, ठीक है। तो ये IL2 अगर यहाँ पे KCL लिखे, इस सपोज कि ये पॉइंट ए है, तो ये IL2 किसके बराबर हो जाएगा, IC प्लस IL1 के। तो इसका मतलब अगर हम IC को IL1 को ऐड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, IL2 मिल जाएगा। तो इस IC को मैं अगर यहाँ पे ऐड कर दूं, सपोज इसका मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है, ये आपका हो गया IC। तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमारा, ये होगा आपका IL2। और सपोज करिए ये यहाँ से एंगल थीटा 2 बना रहा है, ये एंगल थीटा 2 बना रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन करंट की बात करूं, तो देखिए पहले केस में जो लाइन करंट का, अगर यहाँ से मैं एक लोकस, इस ओरिजिन ओ से एक लोकस खींचूं ऐसा, ठीक है, तो ये IL1 का लोकस है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसका लोकस खींचूं IL2 का, ये IL2 है ग्रीन वाली, तो ये IL2 का लोकस है। तो यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर लगाने के बाद सप्लाई करंट है और ये कैपेसिटर लगाने के पहले का सप्लाई करंट है। तो यहाँ पे देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ IL2 इज लेस देन IL1। तो इससे क्या हो रहा है, करंट क्या हो रही है, आफ्टर पावर फैक्टर करेक्शन क्या हो गई, करंट करंट हमारी डिक्रीज हुई, ठीक है, करंट हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जबकि अगर यहाँ पे देखिए तो पावर फैक्टर क्या, थीटा 2 की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, दैट इज थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। इसका मतलब कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा थीटा 1 से, क्योंकि थीटा की वैल्यू जितनी कम होती है कॉस थीटा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और करंट क्या हो रहा है, कम होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज द लाइन करंट एंड इंक्रीज द पावर फैक्टर। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन Vt गिवन फिगर इज,
अब इसकी हमको एवरेज वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे इसका एक सेपरेट एक वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट वेवफॉर्म, सपोज करिए ये साइन वेव का वेवफॉर्म हमें पता है कैसा होता है, ये साइन वेव होती है, ये 0 पाई 2 पाई। अब इस वेवफॉर्म को भी मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ दूसरे कलर से। तो देखिए ये वेवफॉर्म जो है यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ है और पहले जाके 0 हुआ है और फिर ये ऐसा कुछ गया है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस क्या है कि ये जो वेवफॉर्म है वीटी वाला, यहाँ से कितना एंगल, ये फाई है एज पर गिवन क्वेश्चन। तो इसका जो ये इसका जो जीरोस क्रॉसिंग है पहले आ रहा है एज कंपेयर टू साइन ओमेगा टी, एज कंपेयर टू साइन ओमेगा टी, इस वीटी का जीरो पहले आ रहा है। इसका मतलब वीटी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है साइन ओमेगा टी से बाई एंगल फाई। तो ये वीटी का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वी, इसकी पीक वैल्यू देखिए वी दिया है, तो हम पीक लिखेंगे वी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि ये साइन वाले वेवफॉर्म से कितना डिग्री लीड कर रहा है, आपका 5 डिग्री लीड कर रहा है। अब देखिए इसका टाइम पीरियड, ये वेवफॉर्म यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो यहाँ के बाद से रिपीट हो रही है, ठीक है। इसका देखिए ये इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई है, और एग्जिस्ट वेवफॉर्म कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 टू पाई तक, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, तो वी, अब हम जानते हैं कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए वी एवरेज 1 बाई टाइम पीरियड कितना हो गया, 0 टू 2 पाई, और सिग्नल एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ये 0 टू पाई तक, इसको 0 टू पाई वी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से v बाहर हो जाएगा, तो v बाई 2 पाई, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, 0 टू पाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी एम बाई 2 पाई, और यहाँ से माइनस ओमेगा टी की जगह क्या रख देंगे, पाई प्लस फाइव प्लस कॉस 0, ठीक है। तो देखिए कॉस पाई माइनस फाइव, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे cos 0 रखेंगे तो ये फाई होगा ना, ओमेगा टी की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 5 प्लस 0 कॉस फाई आएगा। अब कास पाई प्लस फाई क्या होगा, माइनस कॉस फाई, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कास फाई, फिर कितना हो जाएगा, 2 कॉस फाई। तो यहाँ से आ गया वी एम बाई 2 पाई इंटू 2 कॉस फाई, ठीक है, 2 कॉस फाई। तो यहाँ से 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी एम बाई पाई इंटू कॉस। अब यहाँ पे देखिए मैंने वी एम लिख दिया है, उसको वी कर लीजिएगा, तो ये वी बाई पाई, यहाँ से इसको वी बाई पाई, यहाँ से इसको लिख लीजिएगा वी बाई पाई इंटू कॉस फाई। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, वी बाई पाई इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट सोन इन फिगर आई टी जे स्टेप यूनिट करंट। स्टेप यूनिट करंट कहने का मतलब क्या है कि ये करंट कुछ ऐसा है, स्टेप यूनिट कहने का मतलब है कि ये करंट ऐसी है, आईटी, मतलब आईटी की वैल्यू क्या है, यूटी है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर टी ग्रेटर देन 0 आईटी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये 1 होगी, एक डीसी करंट है। कहता कि स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ वीटी इज, स्टेडी स्टेट में इस वीटी की वैल्यू क्या होगी, हमको ये फाइंड आउट करना है। हमको पता है कि इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किटेड होता है, और जो इंडक्टर होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 एम्पियर को एक डीसी वोल्टेज सोर्स से हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एज ए ये डीसी हो गया, क्योंकि, और फिर ये कैपेसिटर क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये 1 एम्पियर है ना, तो ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स होगा, ठीक है। इसको 1 एम्पियर करंट सोर्स बनाएंगे, और यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस है आपका 1/2 ओम का, और ये आपका 1/8 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इंडक्टर आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, और हमको यहाँ पे
VT का स्टेडी स्टेट में कितना वोल्टेज है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल निकाल लेते हैं कि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आता है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/8 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/8। तो ये हो गया 1/16 और 8 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 चौको 8 और ये 9 हो गया। तो 1/16 और ये ऊपर 8 चला जाएगा और ये 5 हो गया। 8 दूना 16 और ये आ गया 1/10 दैट इज 0.1 ओम। तो इसका मतलब अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये करंट हो गया 1 एम्पियर का और यहाँ पे 0.1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे वोल्टेज हमको बताना है इन स्टेडी स्टेट। तो सेम 1 एम्पियर करंट क्या हो गया, ऐसे जाएगी तो वी नॉट इन स्टेडी स्टेट कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 1 तो कितना आएगा 0.1 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 0.1 वोल्ट। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए टू बस सिस्टम एंड करस्पॉन्डिंग जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आर शोन इन फिगर। तो ये टू बस सिस्टम है और इसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ट्रांसफार्मर T1 एंड T2 आर कनेक्टेड एज। देखिए इसके लिए मेरे को थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा। देखिए अगर कोई भी ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो उसको सपोज करिए कोई भी ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस XT है, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर ले लिया जाए, ठीक है। तो ये इसकी स्विचिंग ऑपरेशन मतलब कौन सा स्विच क्लोज होगा कब होगा उसको समझना है। तो देखिए ये सपोज करिए ये इसके स्विचेज हैं, ठीक है, ऐसे। देखिए ये स्विच तब क्लोज होगा, इससे जो सीरीज में कनेक्टेड स्विच है वे स्विच तब क्लोज होंगे जब क्या होगा कि न्यूट्रल स्टार न्यूट्रल ग्राउंडेड हो। सिंपल मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ, अभी इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जब ये दोनों न्यूट्रल ग्राउंडेड हो और ये पैरेलल वाली स्विचेस तब क्लोज होंगी जब ये डेल्टा में हो, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखें तो ये ट्रांसफार्मर T1 का रिएक्टेंस है और ये T2 का रिएक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये वाला यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका मतलब इसका स्टार क्या होगा ग्राउंडेड होगा और ये ओपन है। जब ओपन ये स्विच ओपन रही ना तो इसका मतलब न्यूट्रल क्या है, इसका स्टार ग्राउंडेड नहीं है, इसलिए कोई भी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो नहीं होगी। अगर न्यूट्रल में ग्राउंडेड नहीं है तो कोई भी जीरो सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो होगी, तो इसलिए ये क्या है ओपन है, तो इसलिए ये क्या होगा स्टार होगा। अब देखिए इस पॉइंट पे भी आप देखिए तो ये कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है इसका मतलब क्या होगा इसका स्टार ग्राउंडेड होगा। अब इस पॉइंट पे देखिए तो ये क्या है पैरेलल वाली स्विच क्लोज है, इसका मतलब ये क्या है डेल्टा है। तो क्या ऑप्शन आ गया आपका ट्रांसफार्मर T1 के लिए स्टार ग्राउंडेड स्टार और फिर स्टार ग्राउंडेड डेल्टा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है स्टार 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 ग्राउंडेड स्टार स्टार ग्राउंडेड डेल्टा। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इन ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ब्रिज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय। अब देखिए जो फुल वी ब्रिज कन्वर्टर होता है, ठीक है, फॉर कंटिन्यू। अब देखिए कुछ भी नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि ये कंटिन्यूअस कंडक्शन केस है, ठीक है। कौन सा केस है कंटिन्यूअस कंडक्शन केस। मैं डॉटेड फॉर्म में पहले साइन वेव बना ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में उसका वेव फॉर्म कैसा होता है, वो ऐसा होता है। देखिए कंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए जो वेव फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी होती है। फॉर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ये जीरो होता है, ये अल्फा, ये पाई और ये पाई प्लस अल्फा और ये Vm साइन ओमेगा टी का फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर इस सिग्नल का हमको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका टाइम पीरियड देखिए पाई प्लस अल्फा, ये अल्फा है, माइनस अल्फा होगा तो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया पाई आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको एवरेज वैल्यू लिखते हैं वी नॉट एवरेज, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/पाई अल्फा टू पाई प्लस अल्फा Vm साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा के फॉर्म में लिखा है, लेकिन अब यहाँ पे इस फंक्शन में देखिए तो ये सारे आंसर कॉस में है, तो इसका मतलब हमको इस साइन थीटा को क्या करना होगा कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं इसमें +90 ऐड कर दूं
ठीक है। अगर एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एफ, सपोज करिए कि ए टू बी एफ थीटा है, तो अगर मैं ए टू बी में ये इस थीटा में कोई एक्स फंक्शन, इस थीटा में एक्स ऐड कर रहा हूँ, तो उसके लिमिट में क्या करना होगा हमें, दोनों लोअर और अपर में एक्स को माइनस करना होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 1/पाई अल्फा टू पाई प्लस अल्फा वी एम, अब इस साइन थीटा में मैं 90 डिग्री मतलब पाई/2 को ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पाई/2 वाले ऑप्शन है, इसलिए मैं पाई/2 दिखा रहा हूँ यहाँ पे डी थीटा। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, मैं उसको रेड से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए -पाई/2 करेंगे और यहाँ पे भी -पाई/2 करेंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/पाई अल्फा माइनस पाई/2। अब देखिए पाई माइनस पाई/2 क्या होगा, पाई/2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस पाई/2 वी एम, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो उस हिसाब से देखिए 1/पाई अल्फा माइनस पाई/2 अल्फा प्लस पाई/2 वी एम कॉस थीटा डी थीटा। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय। तो देखिए ये सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर है, तो सेमी कन्वर्टर का वेव फॉर्म कैसा बनता है सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर का। देखिए सेमी कन्वर्टर में क्या होता है कि ड्यू टू फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या होता है, जो निगेटिव स्पाइक्स आती थी वो इसमें नहीं आती, जो निगेटिव स्पाइक्स आती थी इसमें नहीं आती हैं। ठीक है, तो य- ये आपका जो है सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर का वेव फॉर्म है। ठीक है, ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये होता है अल्फा, ये पाई। ठीक है, और ये पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो देखिए इसका टाइम पीरियड कितना है इस वेवफॉर्म का, तो पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा कितना है, टी की वैल्यू पाई, और जो वेवफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है अल्फा टू पाई कर रहा है। तो वी नॉट एवरेज इसका लिखेंगे तो टाइम पीरियड 1/पाई अल्फा टू पाई वी एम साइन थीटा डी थीटा। बट आंसर में देखिए तो सब कॉस में है। तो जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि अगर इसमें 90 जोड़ दें और इसके लिमिट में 90 माइनस कर दें तो हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 1/पाई अल्फा पाई वी एम साइन थीटा प्लस पाई/2 और ये डी थीटा, और यहाँ से क्या कर देंगे -पाई/2 और ये -पाई/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई अल्फा माइनस पाई/2, और पाई माइनस पाई/2 क्या हो जाएगा पाई/2 वी एम, और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए इस हिसाब से पाई/2 माइनस अल्फा अल्फा माइनस पाई/2 टू पाई/2 वी एम कॉस थीटा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द ओपन सर्किट शोन इन फिगर रिप्रेजेंट हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर या बैंड रिजेक्टेड फिल्टर। तो देखिए सिंपल इसको, अगर आपने मेरा फिल्टर का क्लास फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखा नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, शायद लेक्चर नंबर 8 में मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ इसको। देखिए क्या होता है कि अगर सिग्नल दो तरह के होंगे, एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि जो एक्ससी होता है कैपेसिटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी या लोअर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी होगी तो एक्सी क्या होगा ओपन सर्किट होगा, और जब ये इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सएल क्या होगा शॉर्ट सर्किट होगा। तो एट एट लो फ्रीक्वेंसी पे लो फ्रीक्वेंसी पे कैसा हो जाएगा सर्किट, ये, और ये ओपन हो गया कैपेसिटर। ठीक है, और ये क्या है R2, और यल आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, एल आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ये R1, और इनपुट में वी आई है। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा एज पर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो ये -R2/R1 × VI। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है। ये ओपैम्प जहाँ बोले तो ये फिल्टर लो फिल्टर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर रहा है। अब देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे। अब देखिए जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, सपोज करिए हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ाया, एक्सी क्या होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा मतलब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा,
और जब इसकी फ्रीक्वेंसी इंडक्टर की बढ़ाएंगे तो एक्सएल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज ओपन सर्किट। तो ये इंडक्टर ओपन हो गया और कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया और इंडक्टर ओपन हो गया तो ये वी आई ओपन हो गया, तो वी आई तो आउटपुट पे मिलेगा नहीं, वी आई जीरो होगा। इसका मतलब एट हाई फ्रीक्वेंसी पे ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है सिग्नल को, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये ब्लॉक कर रहा है और पास किस कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। तो इसलिए ये कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये जीना डायोड का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर रहा है कि 6 वोल्ट जीना डायोड शोन इन फिगर। तो ये जीना डायोड है, 6 वोल्ट का है। जीनो हैज जीरो रेजिस्टेंस, तो आरजेड की वैल्यू जीरो दी है क्वेश्चन में। एंड द दी करेंट आईजेड मिनिमम, ये आईजेड मीन की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस आर डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट। मतलब वो मिनिमम वैल्यू बतानी है कि ये 6 वोल्ट से ज्यादा कम ना, ये फॉल ना हो। मतलब यहाँ पे हमको 6 वोल्ट मेंटेन करना है। ठीक है, 6 वोल्ट मेंटेन करना है, इसका मतलब ये जीना डायोड ऑन है। ठीक है, ठीक है, जीना डायोड ऑन है। तो देखिए इस, अगर जीना डायोड ऑन है तो आईजेड मीन इसमें कितना फ्लो हो रहा है, आईजेड मीन की वैल्यू कितनी दी है, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब अब जीना डायोड ऑन है तो देखिए मैं इसकी सेपरेट सर्किट यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये देखिए 10 वोल्ट, ये आपका हो गया 50 ओम। और जब जीना डायोड ऑन होगा तो इसको 6 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दिया और हमको वो उस आर मीन की वैल्यू बतानी है, सो दैट ये जीना डायोड रिमेन्स यहाँ पे 6 वोल्ट, मतलब ऑन रहेगा तभी तो यहाँ पे 6 वोल्ट आएगा। और इसमें क्या कर रहा है, आईजेड मीन की वैल्यू, ये आईजेड मीन है। सपोज करिए यहाँ से सोर्स करंट आई एस ऐसे फ्लो हो रही है, तो आई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एस की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस, अगर ये ग्राउंड 0 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो 10 - 6/50, तो ये कितना हो जाएगा, 4/50। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻1, या हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻²। तो इसको हम क्यों ना मिली एम्पियर में लिख लें, तो ये कितना हो जाएगा 80 मिली एम्पियर। और देखिए क्यों मिली एम्पियर में इसलिए लिखा है, क्योंकि जो आईजेड मीन की वैल्यू है वो 5 मिली एम्पियर दी है। तो यहाँ से देखिए जब इसमें मिनिमम करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या होगा, आईएल मैक्स होगा, लोड में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, क्योंकि मिनिमम जब जा रहा है तो मैक्सिमम करंट किस में जाएगी, इस लोड में जाएगी। तो नोडल अगर हम यहाँ पे लिखें तो आई एस बराबर क्या लिख सकते हैं, आई जेड केसीएल अगर लगाए तो ये हो जाएगा आई जेड मीन प्लस आई एल मैक्स, आई एल मैक्स। तो आई एल मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आई एस माइनस, आई एस माइनस आई जेड मीन, आई एस की वैल्यू 80 है और आई जेड मीन की 5 है, तो ये कितना आ गया 75 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आई एल मैक्स इक्वल टू वी बाई आर, तो 6 है, और जब मैक्स होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मीन होगा, तभी तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से हमको आर एल मीन फाइंड आउट करना है। तो आर एल मिक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6/75 मिली एम्पियर, मतलब 75 इंटू 10⁻³ 75 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से ये 1000 ऊपर आ जाएगा और ये 75 नीचे आ जाएगा। तो इसको कट कर देते तो ये 25 या 75, 25 चौका 100, और ये 3 दूना 6, तो 40 दूना 80, 80 ओम। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, फॉर ए गिवन बेस वोल्टेज एंड बेस वोल्ट एम्पियर द पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इज एक्स। सपोज करिए कोई एलिमेंट एक्स है, इसका बेस वोल्टेज सपोज करिए ओल्ड बेस वैल्यू वी है और ओल्ड बेस वोल्ट एम्पियर एस है। अब क्या कह रहा है कि व्हेन व्हाट विल बी द पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट व्हेन वोल्टेज एंड वोल्ट एम्पियर बेस आर बोथ आर डबल्ड। मतलब हमको जेड न्यू बतानी है। ठीक है, अगर जेड ओल्ड एक्स था, ये जेड ओल्ड था, तो हमको जेड न्यू बताना है। जब हम क्या करें, इनको डबल कर दें, इनको भी डबल कर दें, इसको भी डबल कर दें, तो हम जानते हैं कि जेड पर यूनिट न्यू जो होता है वो क्या होता है, जेड ओल्ड एस न्यू बाई एस ओल्ड इंटू वी ओल्ड बाई वी न्यू
होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये x है और न्यू वाले को क्या किया गया, 2v किया गया है, सॉरी ये 2s/s इंटू v ओल्ड v है, अभी इसको 2v कर दिया गया है, तो ये होल स्क्वायर हो गया। तो x इंटू टू, s से s कट गया और ये 1/4 आया, तो यहाँ से कितना आएगा x/2, तो उस हिसाब से ये कितना आया 0.5x पर यूनिट आया। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए 240 वोल्ट सिंगल फेज सोर्स इज कनेक्टेड टू लोड विद एन इम्पीडेंस ऑफ 10 angle 60 degree. A capacitor is connected in parallel with load. If capacitor is supplying 150 VAR, the real power supplied by the source. तो सोर्स कितना रियल पावर सप्लाई कर रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना ले रहा हूँ। कह रहा है कि ये एक इम्पीडेंस है, ठीक है, और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है, और ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है 150 VAR रिएक्टिव पावर, ठीक है, क्यूसी सप्लाई कर रहा है 150 VAR। यहाँ पे जो वोल्टेज है 240 एंगल 0 है, अगर एंगल कुछ ना दिया हो तो उसको हम हमेशा रेफरेंस लेंगे, ठीक है, और ये हो गया 10 एंगल 60 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि रियल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। अच्छा, इसमें देखिए दिमाग लगाने वाली बात क्या है कि देखिए कैपेसिटर कभी भी रियल पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब ये रियल पावर, ये तो जीरो होगी, इसका मतलब जो भी रियल पावर एब्जॉर्ब करेगा ये वाला इम्पीडेंस करेगा 10 एंगल 6 वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर इसको ग्राउंड मानूं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज क्या आ जाएगा 240 एंगल 0 आएगा। तो मैं यहाँ से करंट इसमें निकाल लेता हूँ कि ये करंट कितनी आ रही है, तो आई बराबर 240 एंगल 0 10 एंगल 60, तो ये आ गया 24 एंगल -60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए या इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 240 है और इसमें करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है, तो हम पावर निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि एस जो होता है वो होता है वी आई कॉन्जुगेट, तो वी की वैल्यू कितनी है 240 एंगल 0 और आई का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये इसका एंगल क्या हो जाएगा +60 हो जाएगा, ठीक है, +60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये 240 और ये कितना हो जाएगा 24 कॉस 60 प्लस जे 24 साइन 60। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 240 इंटू 24 कॉस 60 प्लस जे 24 इंटू 240 साइन 60, ये हो गया P प्लस जे क्यू। तो हमको एक्टिव पावर चाहिए, यही पावर जो होगी जो सोर्स भी सप्लाई करेगा और वो जितना ये सप्लाई करेगा ये टोटल क्या करेगा, ये वाला एलिमेंट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि कैपेसिटर तो कोई एक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा नहीं। तो यही इसका देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ से देख लीजिए 240 इंटू 24 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो यहाँ से ये कितना आ गया 12, तो 0 12 चौका 48 4 12 दूना 24 4 28, तो 2880 वाट। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन इन ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड टू रिड्यूस द लोडिंग। लोडिंग यहाँ पे कहने का मतलब है ये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। सपोज करिए कोई लाइन थी, उस लाइन का इंडक्टेंस एक्सएल था, ठीक है। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हम जानते हैं कि वी स्क्वायर बाई जेड एस होता है, ठीक है, वी एस स्क्वायर बाई जेड एस। तो सब इनिशियली जब हमारा वी एस स्क्वायर बाई एक्सएल था विदाउट सीरीज कंपनसेशन, ठीक है, एस आई एल की वैल्यू। अब हमने क्या की इसमें एक रिएक्टेंस ऐड किया -j-XC, तो उससे क्या हुआ एक्सएल माइनस यहाँ पे XC आएगा। इसका मतलब जब रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा तो SIL क्या करेगा इंप्रूव करेगा, बट ऑप्शन में तो दिखा है कि रिड्यूस द लाइन लोडिंग, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, अब इसको देख लेते हैं हम, स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ये वाला फार्मूला देख लीजिए EV बाई एक्स एल या साइन डेल्टा। तो देखिए पहले केस में हमारा, इस केस में सपोज करिए एक्सएल के केस में ये हमारा पी मैक्स है, पी मैक्स है। तो सपोज करिए ये हम पावर एंगल कर्व बनाए अगर, तो सपोज करिए इस पावर पे हमारी मशीन ऑपरेट करिए
उस समय लोड पीएम है, ठीक है, और उस समय लोड एंगल थीटा 1 है, डेल्टा 1 मान लीजिए, ठीक है। अभी हमने सीरीज कंपनसेशन किया तो रिएक्टेंस कितना हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी, मतलब ईवी बाई एक्सएल माइनस एक्सी हो गया, ठीक है। P इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी साइन डेल्टा। तो जब एक्सएल माइनस एक्सी ये टोटल रिएक्टेंस डिक्रीज होगा तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसका मतलब P मैक्स बढ़ेगा। तो उस केस में मैं इसको, ये P मैक्स क्या हो गया, सॉरी, यहाँ से ये ऐसे बढ़ेगा, तो इसका P मैक्स क्या हो गया, बढ़ गया। बट यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करें तो ये इस लोड पे सपोज करिए डेल्टा 2 पे एंगल पे कट किया, तो यहाँ पे डेल्टा 2 क्या आ रहा है, कम आ रहा है एज कम्पेयर टू डेल्टा 1। इसका मतलब सीरीज कैपेसिटर लगाने से स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूव हो रही है स्टेबिलिटी, क्योंकि डेल्टा ये जो रीजन होता है ना, ये होता है स्टेबल रीजन, स्टेबल रीजन इधर का, और ये होता है अनस्टेबल रीजन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें मैच करना है, देखिए इम्प्रूव द पावर फैक्टर का क्या होगा, रिड्यूस द करंट रिपल, इंक्रीज द पावर फ्लो, रिड्यूस द पेनल्टी इफेक्ट। देखिए संट रिएक्टर किस लिए यूज होता है, जो संट रिएक्टर होता है वो ओवर वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग, फॉर रिड्यूसिंग ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। और संट कैपेसिटर किस लिए यूज किया जाता है, जो संट कैपेसिटर होता है वो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी पीछे डिस्कस किया, तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। सीरीज कैपेसिटर अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो सीरीज कैपेसिटर से हम क्या कर सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X होता है, तो जब अब X इंक्रीज करेगा तो पावर क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये पावर फ्लो को क्या करेगा, बढ़ा देगा, पावर फ्लो को, पावर फ्लो बढ़ा देगा। और सीरीज रिएक्टर क्या होता है, अब देखिए इंडक्टर क्या करता है, करंट, इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट, तो ये तो रिएक्टर ही है, तो इंडक्टर क्या करेगा, करंट के रिपल को कम करेगा। तो अब देख लीजिए, तो इम्प्रूव द पावर फैक्टर क्या होगा, इम्प्रूव द पावर फैक्टर के लिए हमको क्या करना होगा, शंट कैपेसिटर, तो इसका ऑप्शन 2 हो गया। और रिड्यूस द करंट रिपल, रिपल को कम करना है तो हमको रिएक्टर लगाना होगा, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन 4 होगा, इसका ऑप्शन 4 होगा। इंक्रीज द पावर फ्लो के लिए हमको क्या लगाना है, सीरीज कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर आपका ऑप्शन 3 होगा। फेरांटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट को, रिड्यूस द फेरांटी इफेक्ट के लिए हमको शंट रिएक्टर लगाना होगा, तो इसका ऑप्शन 1 होगा। तो 2431, 2431 बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि द फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम विल बी, देखिए जब भी इस तरह का फेज सीक्वेंस फाइंड आउट होना तो पूरे इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दीजिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, आर है, और ये पॉइंट देखिए बी से कनेक्टेड है, तो ये बी है, और ये पॉइंट है वाई, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जर्वर है, वो यहाँ से इसको सीन कर रहा है, तो उसको पहले क्या दिखेगा, पहले उसको बी दिखेगा, फिर वाई आएगा, फिर आर आएगा, फिर ऐसे ही ये रोटेट होता रहेगा, तो फिर बी वाई आर आता रहेगा, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं, देखिए पहले आर वाई बी लिखा है, देखिए आर कहाँ पे है, तो आर बी वाई आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, आर बी वाई, आर बी वाई, देखिए ये ऑप्शन हो गया मैच, तो ये फेज सीक्वेंस होगा। अदर को भी चेक कर लेते हैं, बी आर वाई, देखिए बी वाई आर है, लेकिन ये भी नहीं है, वाई बी आर, वाई, देखिए वाई आर बी है, वाई बी आर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो आर बी वाई, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि द पैरामीटर ऑफ ट्रांसपोज ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन, सो ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, एक्सेस की वैल्यू दी है 0.4 ओम पर किलोमीटर, और एक्सियम की वैल्यू है 0.1 ओम पर किलोमीटर। पॉजिटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस विल बी, और ये देखिए किसकी बात कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो देखिए जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस होती है वो दोनों बराबर होती है, और उसकी वैल्यू होती है एक्सएम, एक्सेस माइनस एक्सएम। तो यहाँ पे एक्सेस की वैल्यू 0.4 है और एक्सएम की वैल्यू 0.1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1।
और जो जीरो सीक्वेंस का इम्पीडेंस होता है वो होता है एक्सएस प्लस 2 XM, एक्सएस प्लस 2 XM। तो एक्सएस की वैल्यू 0.4, 2 इंटू 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 0.6, तो 0.3 और 0.6, तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कि द सर्किट शोन इन फिगर इफ पावर कंज्यूम्ड बाय 5 ओम रजिस्टर इज 10 वाट। तो ये जो 5 ओम का रजिस्टर है ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 10 वाट का। ठीक है, देन पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, हमको सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिए अब रजिस्टर क्या करता है, आईआरएमएस के फॉर्म में पावर कंज्यूम या डेसिपेट करता है। तो पी 5 ओम के द्वारा जो पावर कंज्यूम होगा वो सपोज करिए आई आर एम एस स्क्वायर इंटू 5 हुआ, और ये 10 वॉट है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। और देखिए पावर, अगर इनपुट पावर की बात करें तो वो होता है वी आई कॉस थीटा, या बोले तो टोटल आई आर एम एस इस सर्किट का इंटू आर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकाल दे तो भी वो क्या होगा, जितना पावर कंज्यूम किया वो सर्किट का टोटल पावर कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर मैं ये कहूँ कि दोनों मिलके कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हम क्या कर लेंगे, पी टोटल निकाल लेंगे। तो पी टोटल मतलब 15 ओम के द्वारा कितना पावर कंज्यूम होगा, तो आई आर एम एस इंटू 15 हो जाएगा। तो ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 होगा इंटू 15, तो कितना आ गया 13 वैट आ गया। ठीक है, तो पावर ये देखिए ये भी आरएमएस में होता है, ये भी आरएमएस में, लेकिन यहाँ पे देखिए सोर्स जो है मैक्स वैल्यूम दिया है। तो वी आरएमएस क्या होता है, वीएम बाई √2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा इसका आरएमएस वैल्यू, 50/√2। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो पी की वैल्यू हमारी 30 वाट आई है, और ये हो गया 50/√2। आई आरएमएस की वैल्यू √2 है इंटू कॉस थीटा, और यही है पावर फैक्टर। ठीक है, तो √2 से √2 कट गया, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 30/50, तो ये आएगा 0.6। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है कि द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज सर्किट शोन इन फिगर इज। अब देखिए अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें, अब देखिए हर्ट्ज में दिया, तो हर्ट्ज में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो होती है 1/2 पाई एल सी। तो मान लीजिए ये एल इक्वलेंट सी इक्वलेंट, तो इसका मेरे को पहले क्या निकालना होगा, एल इक्वलेंट निकालना होगा। सी इक्वलेंट की वैल्यू सी दी है, सी बराबर 2 है। अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि एल इक्वलेंट जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो L1 प्लस L2 प्लस आर माइनस 2M। अब प्लस से हम कब लगेगा, माइनस से हम कब लगेगा, उसको देख लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से अगर करंट चलना स्टार्ट करे तो ये इस कॉइल में करंट को लीव करेगी, और इस कॉइल में सेम करंट क्या करेगी, इंटर कर रही है। एक करंट लीव कर रही है और एक करंट इंटर कर रही है, तो साइन हमेशा नेगेटिव होगा। अगर दोनों लीव करती या दोनों एक साथ इंटर करती तो हमेशा साइन पॉजिटिव होता है। तो इस केस में ये L1 प्लस L2 माइनस 2M होगा, क्योंकि एक लीव कर रही है और एक इंटर कर रही है। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1, तो इससे कितना आ गया, एल इक्वलेंट 2 आ गया। एल इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 पाई 2 इंटू सी वी 2 है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 4 पाई आएगा, 4 पाई हर्ट्ज। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर द वोल्टमीटर इंडिकेट 30 वोल्ट। यहाँ पे जो ये वोल्टमीटर लगा है ये 30 वोल्ट है। द रीडिंग ऑफ द एमीटर, ये एमीटर क्या रीड करेगा हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए ये इसके क्रॉस 30 वोल्ट है, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, 30/3, 10 एम्पियर की करंट जाएगी। अब यहाँ पे इसका एंगल तो स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम इसको जीरो एंगल पे मानेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया तो जीरो एंगल, तो ये 30/3 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। ठीक है, और देखिए जो वोल्ट मीटर होता है उसका उसका खुद का इंटरनल इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसमें करंट नियर अबाउट जीरो हो जाएगी। तो ये टोटल 10 एम्पियर करंट कहाँ से जाएगी, ऐसे पास होगी। अगर मैं इसको ग्राउंड कंसीडर करूँ तो मैं इस पॉइंट का वोल्टेज बता सकता हूँ। सपोज करिए ये वोल्टेज है Vx, सपोज करिए ये वोल्टेज Vx है, तो इस Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू
और ये 10 एंगल 0 होगा, क्यों कि 30 एंगल 0 बाई 3 करेंगे तो ये 10 एंगल 0 आएगा, और ये हो गया 3 माइनस 3 जे। ठीक है, तो यहाँ से 10 इंटू 3 कॉमन 1 माइनस जे, इसको ये कितना हो जाएगा 30, और इसको ये √2, और ये इसका -45 एंगल में इसकी वैल्यू आएगी, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30√2 एंगल -45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सेम वी एक्स तो यहाँ पे भी अपियर होगा, सेम वी एक्स यहाँ पे भी अपियर होगा, तो सपोज करें इसमें I2 करंट जा रही है, तो I2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो I2 बराबर वी एक्स बाई 3 प्लस J3 हो जाएगा, और वी एक्स की वैल्यू है 3√2 -45 डिग्री, तो यहाँ से 3 प्लस 3J, तो ये 3√2 एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो ये 10 आएगा, और ये -45 ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा -90 डिग्री। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 एंगल -90 डिग्री। तो I2 भी आ गया और I1 की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ से हम ये I एमीटर निकालेंगे, इस केसीएल यहाँ पे लिख देंगे एट एक्स नोड पे, तो IA बराबर क्या आ जाएगा I2 प्लस, सपोज करिए ये करंट 10 है तो ये 10 एंगल 0 है, तो I2 की वैल्यू है 10 माइनस 10 एंगल -90 प्लस 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस J10। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा 10√2, और एंगल भी -45 डिग्री। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑप्शन में दिया है, तो इसका ऑप्शन यही तो अमीटर करंट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फेज वोल्टेज ऑफ ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर इज वी। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, ठीक है, ये अल्टरनेटर है सपोज, और ये पावर सप्लाई कर रहा है, तो इसका जो फेज वोल्टेज है वो वी है। सपोज करिए इसका फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, तो ईच फेज क्या है वी है। कहता है कि बाय मिस्टेक द कनेक्शन ऑफ आर फेज गेट रिवर्स, देन न्यू लाइन वोल्टेज रिलेशनशिप विल बी। तो देखिए सपोज करिए कि जब इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था, मतलब हमने फेज को प्रॉपरली कनेक्ट किया था, तो अगर हम ये कंसिडर करें, अगर कुछ इसमें फेज सीक्वेंस नहीं दिया तो हम क्या कंसिडर करेंगे आर वाई बी फेज सीक्वेंस, तो ये आपका वी आर हो गया, ये आपका वी वाई हो गया, और ये आपका वी बी हो गया। ठीक है, ये आपका वी आर हो गया, ये वी वाई हो गया, ये वी बी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गलती से आर फेज रिवर्स हो गया, मतलब अब वी आर ऊपर नहीं यहाँ नीचे आ गया, ये वी आर यहाँ पे आ गया एज पर गिवन क्वेश्चन, तो ये वी आर है। ठीक है, उस हिसाब से ये नहीं है। ठीक है, तो ये सर्किट में ये नहीं है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, एज पर गिवन क्वेश्चन ये ऐसा दिया है, तो इनके इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री। अब देखिए आर वाई बी आर और वाई बी सब जगह दिया है, तो इसका मतलब पहले हम वी आर वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि वी आर वाई जो होता है वो होता है वी आर माइनस वी वाई, वी आर वाई होता है वी आर माइनस वी वाई, या हम इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस वी वाई। इसका मतलब अगर वी आर वाले फेजर में मैं माइनस वी वाई को ऐड कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा वी आर वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस वी वाई को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस वी वाई होगा, ये माइनस वी वाई होगा, ये होगा माइनस ऑफ वी वाई। और ये देखिए इनके बीच का जो एंगल अब 60-60 कितना हो गया 120, और सबका मैग्नीट्यूड फेज का कितना दिया है वी 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 दिया है। तो अब हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं और इसका मैग्नीट्यूड वी है और एंगल थीटा है, और इसका रिजल्टेंट मान लीजिए एक्स बताना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v इंटू वी कॉस थीटा। तो उस हिसाब से हम वी आर वाई निकाल लेते हैं, तो वी आर वाई इक्वल टू √ओवर वी आर का मैग्नीट्यूड भी वी स्क्वायर है, वी वाई का भी मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर है, प्लस 2v इंटू वी वी स्क्वायर, और उनके बीच का एंगल कितना है 120। ठीक है, 120 है, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2v स्क्वायर, और ये देखिए ये 2 से ये 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस वी स्क्वायर आएगा, तो ये √ओवर वी स्क्वायर आया। इस हिसाब से वी आर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है वी आ रही है, इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब वी आर वाई हो गया, वी वाई भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसका मैं सेपरेट यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ।
तो देखिए ये आपका वी आर आया था, एक मिनट। देखिए पहले क्या था, नॉर्मल कंडीशन में ये वी आर था, ये वी वाई था और ये वी बी था, ठीक है। ये आपका वी आर, वी वाई और ये वी बी था। अब बाई मिस्टेकली आर क्या हो गया था, नीचे आ गया था, ड्यू टू रॉन्ग करेक्शन ये वी आर आपका नीचे आ गया, तो ये वी आर हो गया। अभी मैं वी वाई बी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वी वाई बी। तो हमको क्या करना होगा, वी वाई माइनस वी बी करना होगा। इसका मतलब कि वी वाई में हमको क्या ऐड करना है, माइनस वी बी। तो इस माइनस वी बी को इधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस वी बी इधर आ गया, ठीक है। तो वी वाई बी अगर यहाँ से देखें तो ये इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से हम ये क्या होगा, वी वाई बी होगा। तो उसको वी वाई बी यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो वी वाई बी की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टू वी इंटू वी, वी स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो 1/2 से ये 2 कट गया, तो ये रूट में 3v² आया। तो ये कितना आएगा, √3v आया। तो यहाँ से देखिए तो वी वाई बी की वैल्यू आई √3v, ठीक है। अभी वी बी आर निकालना है, तो देखिए ये वी बी है और ये आर है। तो अभी हमको वी बी माइनस वी आर करना होगा, ठीक है। सॉरी ये तो रॉन्ग था, तो ये नहीं है। अभी वी बी माइनस वी आर करना है, तो इस वी आर को हमको क्या कहाँ ले जाना होगा, बैक साइड में। तो ये माइनस वी आर हो जाएगा। तो देखिए वी बी और वी आर के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। और ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मैंने ये 120 डिग्री वाला केस कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब जो वी बी आर की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, वी आएगी। तो यहाँ से वी बी आर की वैल्यू क्या आ गई, वी आ गई। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 से v की वैल्यू कितनी हो गई, वी वाई बी बाई √3 हो गई। और v की वैल्यू किसके बराबर, वी आर वाई और वी बी आर के। तो यहाँ पे वी आर वाई बराबर वी बी वाई इक्वल टू कितना हो गया, वी वाई बी बाई √3 हो गया। तो देख लीजिए इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वी आर वाई वी बी वाई। वी आर वाई, एक मिनट, वी बी वाई है ना, यहाँ पे एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है। यहाँ से देखिए v की वैल्यू, यहाँ से v की वैल्यू जो हो जाएगी वी वाई बी बाई √3 होगी, ठीक है। और v की वैल्यू वी आर वाई आई है, v की वैल्यू वी आर वाई आई है और वी बी आर आई है, वी बी आर आई है। बराबर ये होगा v बाई वी बाई √3। तो देख लिए वी आर वाई बराबर वी बी आर बराबर वी बाई बी बाई √3। तो उस हिसाब से देखिए ऑप्शन ए आपका मैच हो रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बट इससे आपको बहुत ही कंसेप्चुअली बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि हमको मैच करना है। तो देखिए एवरेज वैल्यू कौन सी इंस्ट्रूमेंट रीड करता है, पीएमएमसी रीड करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 होगा। आरएमएस वैल्यू कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, तो एमआई करता है, तो इसका ऑप्शन 4 होगा। फ्रीक्वेंसी वेन ब्रिज रीड करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 होगा। स्ट्रेन गेज के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ब्रिज होती है, तो 3 4 2 1। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन 3 4 2 1, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, 3 4 2 1। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर द वाटमीटर रीडिंग विल बी। ये वाटमीटर है, ये इसका क्या है, प्रेशर कॉइल है और ये इसका करंट कॉइल है, ठीक है। और ये इसका प्रेशर कॉइल है। अब देखिए यहाँ पे 200 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसके क्रॉस ये वीपीसी वोल्टेज होगा और इसमें आईसीसी करंट फ्लो होगी। तो वाटमीटर की रीडिंग जो होती है वो होती है वीपीसी आरएमएस आईसीसी आरएमएस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वीपीसी इंटू आईसीसी, ठीक है। तो देखिए वीपीसी, अगर यहाँ पे देखिए ये सप्लाई, तो ये इस पॉइंट पे कनेक्टेड है और ये वाला इस पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 200 एंगल दिया नहीं है, तो हम इसको हमेशा 0 डिग्री पे कंसिडर करेंगे। तो इसलिए यहाँ से वीपीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 200 वोल्ट एंगल 0, ठीक है। अगर कुछ न दिया है तो ये आरएमएस वैल्यू होगी, तो 200 एंगल 0 हो गया, ठीक है। अभी हमको ये आईसीसी चाहिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम सपोज करिए आई एक्स करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो ये 200 वोल्ट तो यहाँ पे भी अपीयर होगा, 200 एंगल 0 इस इम्पिडेंस के सामने।
तो आई एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो आई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 एंगल 0 4 प्लस J3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 एंगल 0, इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा और इसकी एंगल आएगी 36.87। एक चीज रिमेम्बर कर लीजिए, हमेशा एग्जाम में आता है 4 प्लस 3J और 3 प्लस 4J। देखिए जब ये डिक्रीज हो रहा है और ये देखिए इंक्रीजिंग में है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लेंगे। जब डिक्रीज होगा तो 36.87, इंक्रीज होगा तो 553.13 एंगल आता है। तो ये हमेशा एग्जाम में ये वाला आता है, तो इसको हम रिमेम्बर रखते हैं एंगल को। तो इंक्रीज का मतलब ये 53 वाला एंगल आएगा और डिक्रीज आएगा तो 36 वाला एंगल आएगा। तो ये 4 प्लस 3 इसलिए मैंने यहाँ पे 36.87 रखा। तो यहाँ से आई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 36.87, यहाँ पे आया। ये कितना आया 40 माइनस 36.87। हमें तो आई सी इधर चाहिए। तो देखिए सी टी रेशियो कितना है 50:5 का है। मतलब जब हम इसमें 50 एम्पीयर फ्लो हो रही है रेटेड, तो इसमें 5 एम्पीयर फ्लो होगी। मतलब जब 50 एम्पीयर थी तो इस मीटर के करंट कॉइल में 5 एम्पीयर फ्लो हो रही है। तो जब एकिक नियम से ये 1 एम्पीयर फ्लो होगी, तो इधर कितनी फ्लो होगी 5/50। और हमें फ्लो कितनी करानी है 40। अगर इसमें 40 एंगल माइनस 36.87 एंगल का करंट फ्लो होगा, तो इस समय ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1/10। तो ये आ गया 1/10 इंटू 40 माइनस 36.87 का एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इसका मतलब 4 माइनस 36.87 का करंट इसमें फ्लो होगा। तो ये कितना आ गया 4 माइनस 36.87, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, अब छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा V था, रिफरेंस एट 0 डिग्री। आई इससे लैग कितने से कर रहा है 4 से, और इनके बीच का एंगल कितना है, इससे लैग 36.87। तो हम डायरेक्टली इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए V की वैल्यू तो VPC 200 आई, ये 400 cos 36.87। तो ये कितना आ गया 200 इंटू 4, और ये कितना आता है 0.8 आता है, ठीक है। तो ये 20 इंटू 4 इंटू 8, तो 8 चौका 32 दूना 64, 640 वाट आया। इसकी वैल्यू यहाँ से मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए कितना आ गया 640 वाट। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एनर्जी मीटर लिखा है, तो द एनर्जी एन एनर्जी मीटर हैविंग मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर इज फाउंड टू बी मेक 5 रिवॉल्यूशन इन 75 सेकेंड, लोड विल बी। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम फार्मूले से ही कर सकते हैं। देखिए इसमें मतलब जो दिया है इसके यूनिट दिया उससे ही कर लेंगे। देखिए मीटर कांस्टेंट के की वैल्यू दी है 1200 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर बराबर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो पावर को हमें वाट में बताना, तो ये पी हो गया। अब ये यूनिट किलोवाट में दी है, तो इसको किलोवाट में करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। टाइम इन, ये टाइम देखिए आवर में है, तो सपोज अगर टाइम सेकंड में है तो इसको हमको आवर में कनेक्ट करना है, तो इसको हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। इसको क्या करेंगे 3600 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू को हम क्या करते हैं पुट करते हैं। तो देखिए एन की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 रिवॉल्यूशन। पी हमको फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई 1000 इंटू टाइम कितना लग रहा है 75, 75 बाई 3600। तो यहाँ से पी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए पी 5 इंटू 1000 और 3600 ऊपर चले गए, 1000 और 3600 ऊपर चले गए, डिवाइड बाई ये 1200 नीचे आ गया, इंटू 75, इंटू 75 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो ये 12 या 36, ये 25 या 75, और 25 चौका 100 और 0, ठीक है। और ये 3 से 3 कट गया एक बार में, तो यहाँ से 5 चौका 20, 200 वाट। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 200 वाट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ए सीआरओ स्क्रीन हैज 10 डिवीजन ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले सीआरओ स्क्रीन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज करिए ये हमारी सीआरओ की स्क्रीन है, सपोज करिए ये हमारी सीआरओ की स्क्रीन है, ठीक है। और सीआरओ में हमें पता है कि ये इसका ये वाई एक्सिस होता है
और ये इसका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और क्वेश्चन एज पर गिवन ये हमारा टाइम का एक्सिस है और ये हमारा वोल्टेज का एक्सिस है। और कुछ सिग्नल कुछ ऐसे इसमें, मान लीजिए सिग्नल पे कुछ ऐसी सिग्नल पास हो रही है, ऐसे आ रहा है। और ये जो एक्सिस है, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, तो इसका टाइम पर डिवीजन देखिए दिया है 10 डिवीजन ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल। 10 डिवीजन है ऐसे, 10 ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 डिवीजन है। कहता है कि एक डिवीजन जो है 5 मिली सेकेंड पर डिवीजन का है, मतलब एक डिवीजन कितने का है, 5 मिली सेकेंड का है। तो इस स्क्रीन का हम टाइम पीरियड बता सकते हैं। इस स्क्रीन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 5 मिली सेकेंड पर डिवीजन इंटू टोटल डिवीजन कितना है 10, तो ये कितना हो गया 50 मिली सेकेंड। तो इस स्क्रीन का हम टाइम पीरियड बता दिए। हमको क्या बताना है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, मतलब जो कोई भी अब सिग्नल ऐसे जो पास हो रही है उसकी कितनी साइकिल्स आ रही हैं इस सिग्नल में, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और देखिए जो सिग्नल दिया हुआ है इसमें, जो सिग्नल इसमें स्क्रीन पे शो हो रहा है वो उसकी वैल्यू दी है 5 साइन 3 4 टी प्लस 45। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए ओमेगा की वैल्यू है 314, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ। तो यहाँ से एफ सिग्नल की कितनी हो जाएगी, ओमेगा अपान 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू है 314, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14। तो ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये 100/2, मतलब 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, ये साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। इसको थोड़ा पे छोटा कर रहा हूँ। इसका मतलब जो ये सिग्नल है एक सेकेंड में 50 साइकिल रिपीट कर रहा है अपना। तो हमको कितने में बताना है कि इस 50 मिली सेकेंड में इस ये सिग्नल कितना साइकिल रिपीट करेगा। तो 50 मिली सेकेंड में हम बता देंगे। तो 50 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया 2500 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा 2.5 साइकिल आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि स्वैम्पिंग, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस विच इज एडेड टू द मूविंग कॉइल मीटर 2। देखिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मेनली मैग्नीन का बना होता है, मैग्नीन का, ठीक है। ये एलॉय होता है मैग्नीन और कॉपर का। तो बेसिकली ये टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जो हमारा मीटर का रेजिस्टेंस होता है, जैसे 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 हम सप्लाई दिए तो वो टाइम इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से आप बोले तो सप्लाई करंट जब फ्लो होती है इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वैम्पिंग रजिस्टर का यूज करते हैं। इसलिए ये टेम्परेचर एरर को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि वैगनार अर्थ डिवाइसेस इन यूज्ड इन एसी ब्रिजेस। बेसिकली क्या होता है, सपोज ये एसी ब्रिज है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब ब्रिज होता है तो इसमें कुछ अर्थ का इफेक्ट आता है। तो इस अर्थ इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब उसमें ऑप्शन कह रहा है कि सील्डिंग ब्रिज एलिमेंट यूज करते हैं या फिर एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस। तो जो वैगनार ब्रिज, जो जो भी साइंटिस्ट होंगे वैगनार अर्थिंग डिवाइसेस, उन्होंने एलिमिनेट किया अर्थ इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस का। तो इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने कुछ सर्किट में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे जो कि इसके इफेक्ट को क्या कर दे, नलीफाई कर दे। सपोज करिए ये सी कर रहा है, तो हम यहाँ पे अगर एक इंडक्टर लगा दे तो ये क्या करेगा, इसको नलीफाई कर देगा, उतने मैग्नीट्यूड का लगा दे तो, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बुक होल जिदिले यूज फॉर, तो देखिए जो बुक होल जिदी होती है ट्रांसफार्मर के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। ये एनसीएपीएन फॉल्ट को देखने के लिए होती है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल इंटरनल फॉल्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट एक्सटर्नल फॉल्ट ये नहीं होगा। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट बोथ एक्सटर्नल इंटरनल, प्रोटेक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, तो ये केवल इंडक्शन ये इंटरनल फॉल्ट के लिए होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में ऑयल हम यूज क्यों करते हैं,
तो द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, कूलिंग के लिए भी हम यूज करते हैं और इंसुलेशन के लिए भी यूज करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन 26 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि ए सिंगल फेज एयर कोर फेड फ्रॉम ए rated sinusoidal supply is operating at no load. The steady state magnetizing current drawn by the transformer from the supply will have waveform. अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ऑपरेटिंग एट नो लोड और ट्रांसफार्मर का कोर क्या है, एयर कोर है। एयर कोर का जो वीएच कर्व होता है वो कैसा होता है, एयर कोर का वीएच कर्व लीनियर होता है एकदम, उस पर कोई भी सैचुरेशन नहीं आता है, मतलब एकदम लीनियर होता है ऐसा। ये एयर कोर का बीएच कर्व है, ये बीएच कर्व है, और बी प्रोपोर्शनल होता है फाई के, एच प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। अब सपोज मैंने इसके पैरेलल में ही एक और लाइन यहाँ पे बना दी, ठीक है, और मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, अब मेरे को बताना कि इसका वेवफॉर्म कैसा बनेगा, ठीक है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो फ्लक्स है ट्रांसफार्मर कोर में वो टोटली साइनोसॉइडल है, टोटली साइनोसॉइडल है, फाई टी इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पे ये एच प्रोपोर्शनल टू करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे या फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो करंट हमारा सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसका स्लोप बताएं एम बराबर डेल्टा फाई बाई डेल्टा आई करें तो इसका स्लोप तो बराबर है, तो मतलब कि जो डेल्टा आई है इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई, मतलब जिस रेशियो में डेल्टा फाई बढ़ेगा लिनियरली डेल्टा आई भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी ये फाई बढ़ रही उसी तरह से आई भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे फाई यहाँ देखिए ये फाई बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ रहा है, यहाँ पे फाई घट रहा है तो आई भी घट रहा है। सिमिलरली जब यहाँ पे फाई निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, तो हमारा आई भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो आई भी हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसका वेवफॉर्म क्या आ रहा है, साइनोसॉइडल आ रहा है। साइनोसॉइडल आ रहा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में एयर कोर ट्रांसफार्मर बोला है, ठीक है। तो एट नो लोड कंडीशन में जो मैग्नेटाइजिंग करंट का वेवफॉर्म होगा वो क्या होगा, इस केस में साइनोसॉइडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द मैग्नेटाइजिंग करंट इन ए ट्रांसफार्मर इज रीच इन, अब देखिए सेम क्वेश्चन है बट इसमें अब बीएच कर्व, अब हार्मोनिक्स कब आएगा, देखिए उसमें जो मैग्नेटाइजिंग कराई थी प्योरली साइनोसॉइडल है, प्योरली साइनोसॉइडल क्यों आई, क्योंकि उसमें जो हमने बीएच कर्व लिया है वो क्या लिया है, टोटली लीनियर लिया है एयर कोर के लिए, बट एक्चुअल में रियल में बीएच कर्व तो लीनियर होता नहीं है, उसमें सैचुरेशन आ जाता है, ठीक है, सैचुरेशन आ जाता है। तो सपोज करिए मैंने लीनियर बीएच कर्व न लेकर के सैचुरेटेड बीएच कर्व ले लिया, अगर सपोज करिए यहाँ तक लीनियर रहा, उसके बाद से ये बीएच कर्व क्या हो गया, ऐसे सैचुरेट हो गया, ऐसे सैचुरेट हो गया, ये ठीक है, सैचुरेट हो गया। अब मैं यहाँ से दो लाइन यहाँ से खींच ले रहा हूँ, ये बस समझाने के पर्पज से, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा बट मैं यहाँ पे समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। सपोज करिए अगेन फ्लक्स साइनोसॉइडल है, सपोज करिए अगेन मेरा फ्लक्स क्या है, साइनोसॉइडल है, फाई टी इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो देखिए इसमें यहाँ तक लीनियर है कर्व, सॉरी यहाँ पे मैं दूसरा डॉटेड लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए अप टू दिस पॉइंट तक ये बीएच कर्व का लीनियर पार्ट है, इनके इनके रीजन में, ये दोनों रीजन में बीएच कर्व क्या लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में ये देखिए बी है और ये एच है, बी इज प्रोपोर्शनल टू फाई, एच इज प्रोपोर्शनल टू करेंट। इतने रीजन में इतने रीजन में जो हमारा करंट होगा वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई होगा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो करंट क्या होगी, लीनियरली बढ़ेगी। मैं इसका कलर बदल दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में इसकी करंट ऐसे लीनियरली बढ़ेगी, बट यहाँ के बाद से देखिए करंट में इंक्रीज इतना अगर हम कर रहे हैं तो फ्लक्स में चेंज बहुत कम है। इसका मतलब फॉर स्मॉल इन चेंज इन फ्लक्स करंट में चेंज क्या है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब जो डेल्टा आई है ग्रेटर ग्रेटर देन है डेल्टा फाई, तो यहाँ पे करंट क्या बनेगा, पीकी बनेगा। फिर अगेन ये फ्लक्स रिड्यूस होगा तो आप फिर लीनियर रीजन में आ जाओगे, तो फिर ये क्या करेगा, लीनियरली इस पॉइंट पे आ जाओगे, फिर ये लीनियरली इस पॉइंट तक जाओगे, तो फिर ये लीनियरली यहाँ पे आ गए। अगेन क्या होगा कि यहाँ पे लार्ज इंक्रीज इन करंट बट चेंज इन जो फाई होगा बहुत कम होगा, ठीक है, चेंज इन फाई बहुत कम होगा, ठीक है, फॉर लार्ज। तो इसलिए यहाँ पे फिर ये नेगेटिव साइकिल में पीक ही आएगा और फिर ये वेवफॉर्म ऐसा बनेगा। तो
इस हिसाब से हमें ये पता चला कि जो हमारा करंट मैग्नेटाइजिंग करंट का वेवफॉर्म होगा वो ऑलमोस्ट पीकी होगा। तो इसमें कौन-सा हार्मोनिक्स कंटेन होगा ये हमको बताना है। कौन-सा हार्मोनिक्स कंटेन होगा ये हमको बताना है, ठीक है? तो देखिए मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अभी सपोज़ हमारी जो करंट आई है ये मैग्नेटाइजिंग करंट IM ये पीकी आई है। कैसी आई है? पीकी ऐसे। ये वेवफॉर्म हम कैसे प्राप्त गेट कर सकते हैं? सपोज़ करिए हमारे पास एक सेम सिग्नल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर मैं एक साइनसॉइडल सिग्नल ले लूँ ऐसा और इसमें एक मैं थर्ड हार्मोनिक सिग्नल को ऐड कर दूँ। कैसा ऐड करूँ कि ये ऐसे जाए, ये थर्ड हार्मोनिक सिग्नल है। ये थर्ड हार्मोनिक सिग्नल क्यों है? क्योंकि ये देखिए साइनसॉइडल का ये पीरियड में इसकी 3 साइकिल आ रही हैं। इसकी ये 3 साइकिल आ रही हैं। तो ये थर्ड हार्मोनिक अगर इन दोनों वेवफॉर्म को हम ऐड करें, अगर दोनों वेवफॉर्म को ऐड करेंगे तो देखिए ये माइनस-माइनस कुछ इस तरह जाएगा और यहाँ पे देखिए ये इन दोनों का पीक ऐड होकर के ऐसा आएगा। फिर ऐसे ये इन दोनों का पीक होकर के ऐड आएगा। तो ये थर्ड हार्मोनिक्स में क्या है? रीच है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो रीच इन थर्ड हार्मोनिक्स। तो इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट किसमें रीच होती है? थर्ड हार्मोनिक्स में होती है। इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए 10 केवीए 400 वोल्ट बाय 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद 10% impedance draw a steady state current line steady state short circuit line current of। अच्छा, तो देखिए ट्रांसफार्मर है, ठीक है? ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट करंट बताना है मतलब ये एचवी अब शॉर्ट सर्किट करंट देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा हम क्या करते हैं? एचवी साइड में करते हैं, तो इसका मतलब एलवी क्या हुआ होगा? एचवी साइड आपका शॉर्ट सर्किटेड होगा और ये एलवी साइड होगा, ठीक है? मतलब हमको एचवी साइड के पैरामीटर्स बताने हैं, ठीक है? अब देखिए ट्रांसफार्मर में एक चीज़ पता है कि बोथ साइड में जो पर यूनिट इम्पीडेंस होते हैं बराबर होते हैं। बोथ साइड में पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से अ, इ इधर भी जेड पर यूनिट 0.1 पर यूनिट होगा, इधर भी जेड पर यूनिट पर 0.1 पर यूनिट और ये भी हमको पता है कि जो पर यूनिट करंट होती है बोथ साइड में भी सेम होती है। तो अगर मैं ये अगर सपोज़ करिए ये एचवी साइड है और इस एचवी साइड का जो पर यूनिट इम्पीडेंस हमें पता है कि ये 1 पर यूनिट ही होगा और एलवी साइड में भी पर यूनिट इम्पीडेंस कितना होगा? 1 पर यूनिट ही होगा, ठीक है? अब देखिए जो पर यूनिट करंट होगा दोनों साइड में भी सेम होगा। अब यहाँ पे जो इनपुट में वोल्टेज है 400 अगर मैं बेस वोल्टेज 400 ही मान लूँ वी बेस को, बेस वोल्टेज तो पर यूनिट वोल्टेज कितना हो जाएगा? वी पर यूनिट 400 बाय 400 1 पर यूनिट तो हम पर यूनिट करंट निकाल सकते हैं। तो पर यूनिट करंट कितना हो जाएगा? 1 बाय 0.1 10 पर यूनिट हो गया, 10 पर यूनिट हो गया। हमसे क्या पूछा? शॉर्ट सर्किट लाइन करंट तो इसका मतलब हम एचवी साइड में रेटेड करंट निकाल लें और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा इनमें से जो भी करंट आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो एचवी साइड में आई रेटेड निकाल लेते हैं, आई एचवी रेटेड कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 400 तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये हो गया 10 इंटू 1000 बाई 400 2 जीरो से 2 जीरो मतलब ये 25 एम्पियर आया। तो आई एक्चुअल मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट है इन स्टेडी स्टेट बाई आई पर आई पर यूनिट हमने निकाला है। तो आई पर यूनिट क्या होती है? आई पर यूनिट क्या होती है? आई एक्चुअल अपॉन आई रेटेड, आई रेटेड। तो हमको आई रेटेड आई एक्चुअल चाहिए क्योंकि जो करंट है एक्चुअल के फॉर्म में दिया है तो मैं उसको नीचे ही बना लेता हूँ। देखिए यहाँ से आई एक्चुअल कितना हो जाएगा? आई पर यूनिट इंटू आई रेटेड ऑन एचवी। तो आई पर यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 और आई एचवी कितना आया है? 25 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 250 एम्पियर 250 एम्पियर तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि द ट्रांसफार्मर कनेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर में पूछ रहा है कि ये कौन सा कनेक्शन होगा तो देखिए इसमें क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में क्लॉक मेथड से अगर देखें तो जो एचवी साइड होता है ना वो मिनट हैंड को रिप्रेजेंट करता है और जो
आवर हैंड होता है वो एलवी साइड के लाइन वोल्टेज को, जो एचवी साइड का ये जो मिनट हैंड होता है एचवी साइड के लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और जो मिनट हैंड होता है वो एलवी साइड के लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एलवी साइड के लाइन वोल्टेज को देखिए, तो हमेशा क्या करते हैं हम एचवी को ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे एचवी की वाइंडिंग को ड्रॉ कर लेंगे पहले। ऐसे हम एचवी की वाइंडिंग को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल A2 है, ये A1 है, ये B2 है, ये B1 है, ये C2 है और ये C1 है। ठीक है, तो सप्लाई कहाँ से ले गई है, A2 B2 C2 से, तो सप्लाई कहाँ से होगा, A फेज A2 से, B फेज B2 से, C फेज C2 से। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो A2 A1 है वो हमेशा पैरेलल होगा, इस एलवी साइड का A2 A1 इस हमेशा इसके पैरेलल होगा, और इसका B2 B1 हमेशा इस बी एचवी साइड के B2 B1 के पैरेलल होगा, और एलवी साइड का C2 C1 C2 C1 के पैरेलल होगा। तो ये याद रिमेंबर रखिए कि कॉइल वोल्टेज आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो हम जो एलवी साइड का A2 A1 ड्रॉ करेंगे वो इसके पैरेलल में, तो ये इसके पैरेलल में A2 A1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए जो A1 है वो B2 से कनेक्टेड है, A1 जो है यहाँ पे B2 से कनेक्टेड है, और A2 को देखिए, A2 को यहाँ पे देखिए ये A2 C1 से कनेक्टेड है, तो A2 कहाँ पे कनेक्टेड है, C1 से। अब देखिए, और ये जिस डायरेक्शन में ऐसे है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे ही कनेक्ट होगा, तो देखिए ये B2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब B1 किधर आएगा, ये B1 आएगा। इसका मतलब जो इसका कॉइल बनाया जाएगा तो ये B2 होगा और ये B1 होगा। और देखिए ये C1 आया, तो इसका मतलब C2 कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, C2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, C1 हो गया। और देखिए आउटपुट कहाँ से, A2 B2 C2 से, तो ये आपका A2 है, तो आउटपुट A2 B2 C2 से ले लीजिए। तो ये आपका A2 A फेज हो गया, ये देखिए ये B2 है तो ये आपका B फेज हो गया, और ये C2 आपका C फेज हो गया। तो हमको लाइन वोल्टेज में ये देखिए इसमें ये 0 1 6 11 ये लाइन वोल्टेज का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम VAB निकालें यहाँ पे, तो VAB किसके बराबर है, VA2 A1 के बराबर है। और यहाँ पे अगर VAB कैलकुलेट करें, ये VAB, तो ये A वाला A2 से कनेक्टेड है और B वाला B2 से कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, VA2 B2 के बराबर होगा। ठीक है, VA2 B2 के। तो चलिए इसका फेजर बना लेते हैं, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये VA2 A1 है HV साइड का, ये VB2 B1 है HV साइड का, और ये VC2 C1 है HV साइड का। ये VA2 A1 और ये आपका VB2 B1 और ये VC2 C1। और मैंने बताया कि कॉइल वोल्टेज आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, तो एलवी साइड का VA2 A1 इसी के फेज में होगा, और इसका B2 B1 इसी के फेज में होगा, और ये इसका C2 C1 एलवी साइड का इसके फेज में होगा। इसका मैग्नीट्यूड मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एलवी साइड का, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपका होगा VA2 A1, ये आपका हो गया VB2 B1, और ये हो गया आपका VC2 C1। देखिए इसमें VAB बताना है, VA2 B2 लाइन वोल्टेज ऑन HV साइड विच इज इक्वल टू VAB। तो हम इसको क्या लिखेंगे, VA2N माइनस VB2N। ठीक है, मतलब A2 A1 माइनस VB2N, मतलब ये न्यूट्रल ही तो है, तो A2N ही लिखेंगे। तो इसका मतलब अगर हम VA2N में प्लस कर दें VB2 B1 को, तो इसका मतलब हम क्या पा जाएंगे, VAB पा जाएंगे, VA2 B2। तो ये अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, ये माइनस B2 B1 है, और इसमें हमको A2 A1 ये वाला ऐड कर दूं, ये VA2 A1, तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल VAB। तो ये आपका क्या आ गया, कैपिटल VAB, और यहाँ से ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, और यहाँ से ये भी 30 डिग्री। और एलवी साइड में देखिए तो ये VAB VA2 A1 के बराबर है, तो ये क्या है, VAB है। तो यहाँ पे देखिए जो HV का लाइन वोल्टेज है और ये LV का लाइन वोल्टेज है, जो HV का लाइन वोल्टेज LV के लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है, सॉरी, हाँ HV का लाइन वोल्टेज LV से लीड कर रहा है, या ये बोले कि LV का लाइन वोल्टेज HV से लैग कर रहा है। तो इस क्लॉक में देखिए कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे अगर सपोज करिए आपने क्लॉक रख दी, क्लॉक आपने रख दी, और यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये आपका
12 वाला पोजीशन जो एच बी हमेशा फिक्स होता है, तो ये कौन सा पोजीशन 30 डिग्री पे 1 पे है, तो एच बी वाला स्टार में है और एल बी वाला डेल्टा में है, तो ये आपका वाई है और ये डी है और ये 1 पोजीशन पे, तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, वाई डी 1 कनेक्शन, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर सप्लाई फ्रॉम बैलेंस 3 फेज drives a mechanical load. The torque speed characteristic of a motor at of the load are shown of the two equilibrium point A and B. तो कौन सा बताना कि कौन सा पॉइंट स्टेबल और कौन सा पॉइंट स्टेबल अनस्टेबल है। ठीक है, तो मैं इसको सेपरेटली यहाँ पे बना ले रहा हूँ तो ज्यादा इजी जाएगा समझने में। ठीक है, ये ऐसा कुछ पता है, ये है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट, और सपोज करिए ये जो है ऐसा इसका है कर्व लोड का, ये लोड कर्व है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क का कर्व है टीई टीएल। देखिए जो नेट टार्क होता है ना इंडक्शन मोटर में, वो होता है टीई माइनस टीएल। तो अगर टीई इज ग्रेटर देन टीएल होगा तो मोटर एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेट मतलब स्पीड बढ़ेगी। और देखिए ये स्पीड का एक्सिस है और ये टॉर्क का एक्सिस है। ठीक है, अगर टीई लेस देन टीएल होगा तो मशीन क्या करेगी, डी एक्सीलरेट करेगी, मतलब स्पीड जो है डिक्रीज करेगी। तो इसको चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट बी दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट बी दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते, ये पॉइंट बी दिया है और ये पॉइंट ए दिया है। हमको ये चेक करना है कि कौन सा पॉइंट स्टेबल है और कौन सा पॉइंट स्टेबल है। सपोज करिए ड्यू टू एनी डिस्टरबेंस ये पॉइंट किस करके यहाँ पे आ गया, तो हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे देखिए तो ये टीएल है। ठीक है, और यहाँ यहाँ पे देखिए तो ये टीई है और टीएल ज्यादा है, टीएल ज्यादा है टीई से। जब टीएल ज्यादा है टीई से तो मशीन क्या करेगी, डी एक्सेलरेट करेगी, डी एक्सेलरेट करेगी तो देखिए स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो स्पीड को डिक्रीज करना है तो इधर जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट होकर के फिर ए पे आएगी। अगर यही पॉइंट को एक मिनट ये वाला ग्राफ में इधर बढ़ा के, क्योंकि ये वाला ए पॉइंट शिफ्ट होकर के इधर आ गया, तो यहाँ पे अगर देखें इस पॉइंट पे ये टीई है और ये क्या है, टीएल है, तो यहाँ पे टीई इज ग्रेटर देन टीएल है। जब टीई इज ग्रेटर देन टीएल है तो ये मोटर एक्सेलरेट करेगा और स्पीड बढ़ेगी, तो ये ऐसे मूव करेगा इस एक की पॉइंट की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, जिस डिस्टरबेंस के बाद क्या हो रहा है, अपने सेम पोजीशन पे आ जाता है, मतलब कि सिंक्रोनिज्म में आ जाता है। कहा जाता है कि एबिलिटी ऑफ ए पावर सिस्टम टू रिगेन इस स्टेबिलिटी आफ्टर डिस्टरबेंस इज नोन एज अ स्टेबल सिस्टम। तो आफ्टर डिस्टरबेंस के बाद ये सिस्टम इस वाले पॉइंट पे क्या आ जा रहा है, अगर हमारा सिस्टम यहाँ पे अगर हमारी मोटर ऑपरेट करती है और इस पॉइंट पे डिस्टरबेंस होता है तो वो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल, फिर वो स्टेबल सिंक्रोनिज्म में आ जाती है। तो इसलिए ये एज होगा, स्टेबल पॉइंट होगा। अब बी वाले पॉइंट को चेक करते हैं। सपोज करिए किसी डिस्टरबेंस के कारण हमारा पॉइंट इस पे आ गया, इस पे शिफ्ट हो गया मोटर की स्पीड, तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए तो ये टीई है और ये टीएल है, और टीएल टीई जो टीएल है वो टीई से ज्यादा है। ये टीएल जो है टीई से ज्यादा है, टीएल टीई से ज्यादा है, तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब डिस्टरबेंस के बाद ये फर्दर क्या हो रहा है, ये स्टेबल अपने पॉइंट जहाँ पे ऑपरेट कर रहा था उससे दूर जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं तो इस पॉइंट पे देखिए तो ये टीई ज्यादा है इस टीएल वाले पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट पे देखे तो टीई इज ग्रेटर देन टीएल। तो टीई जब टीएल से ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, मोटर एक्सीलरेट करेगी और स्पीड बढ़ेगी। तो ये स्पीड पॉइंट से क्या आ रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो सिंक्रोनिज्म कभी आएगा ही नहीं इस पॉइंट पे। एक बार डिस्टरबेंस, अगर मोटर यहाँ पे ऑपरेट इस स्पीड पे ऑपरेट कर रही है तो अगर थोड़ा भी डिस्टरबेंस होगा तो मोटर अपनी सिंक्रोनिज्म खो देगा। तो बी जो होगा अनस्टेबल पॉइंट होगा और ए जो होगा आपका क्या होगा, स्टेबल पॉइंट होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर इज, देखिए लीकेज फ्लक्स एक्चुअली क्या होता है उसको मैं बता रहा हूँ। अगर देखिए कोई मान लीजिए यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर का फ्लक्स केवल ये सपोज करिए ये जो पार्ट है ये स्टेटर है और ये वाला रोटर है आपका, ठीक है।
अगर इसका फ्लक्स केवल जो फ्लक्स इसका बना केवल इस स्टेटर से लिंक कर रहा है तो भी ये लीकेज फ्लक्स होगा। अगर रोटर का फ्लक्स केवल रोटर से लिंक कर रहा है तो ये रोटर का लीकेज फ्लक्स होगा। तो अगर जो फ्लक्स केवल खुद के कंडक्टर से लिंक करे दूसरे से न लिंक करे तो वही क्या होता है, लीकेज फ्लक्स होता है। बट लेकिन अगर सपोज कि ये रोटर का फ्लक्स ये स्टेटर से लिंक करने लगे ऐसे, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स, तो यहाँ पे देखिए ये फ्लक्स दैट लिंक्स द स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग बट नॉट बोथ। तो ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर इससे भी अपने फ्लक्स से स्टेटर वाला अपने खुद के फ्लक्स से लिंक कर रहा है और ये अलग सेपरेटली बट दोनों से लिंक नहीं कर रहा है। तो ये दोनों फ्लक्स क्या है, लीकेज फ्लक्स है। तो लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर फ्लक्स दैट लिंक द स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग, मतलब सेपरेटली लिंक कर रहे हैं बट नॉट एक साथ नहीं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है इन इंडक्शन मशीन इज रन एट एबव स्पीड इज एक्ट एज ए। देखिए अगर इंडक्शन मशीन एबव सिंक्रोनस स्पीड करेगी मतलब कि एन आर इज ग्रेटर देन एन एस, और स्लिप जो होती है वो होती है एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। अब एन आर की वैल्यू एन एस से जाता है तो स्लिप क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और स्लिप जब निगेटिव होता है तो वो कौन सा रीजन होता है, जनरेटर रीजन होता है, जनरेटर रीजन। तो इसका मतलब वो किस तरह से बिहेव करेगा, इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेगा, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट यूजेस टू एस टू वन मार्क्स, मतलब ये 2:1 मतलब 2 इनपुट 1 आउटपुट है। दी बूलियन एक्सप्रेशन एफ इंटर माफ, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जब हम यहाँ पे बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे एक नॉट गेट लगा तो इसके इनपुट पे ए है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बार आएगा और यहाँ पे ए आएगा। तो यहाँ पे जब हम 0 करेंगे मतलब बी बार करेंगे तो ये क्या करेगा, ए बार वाले को सेलेक्ट करेगा। प्लस जब बी की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये वाले टर्मिनल पे जो इनपुट होगा उसको सेलेक्ट करेगा। तो बी हो गया और ये हो गया। तो ये ए बी प्लस ए बार बी बार, तो ये क्या है, ए एक्स नॉर बी है। और हम जानते हैं कि जो एक्सॉर गेट होता है, एक्स नॉर जो होता है कॉम्प्लीमेंट होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सर्किट शोन इन फिगर, कह रहा है कि ये किस तरह का गेट है। देखिए इसको मैं यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये, और हमको यहाँ पे आउटपुट बताना है, आउटपुट। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी है और ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए ए बी में, और ये है हमारा आउटपुट वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए जब ट्रांजिस्टर को जब हम 0 देंगे तो वो ऑफ होगा, 1 देंगे तो वो ऑन होगा। तो देखिए जब 0 0 देंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर क्या होंगे, ओपन होंगे। और यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो जब ओपन होंगे तो यहाँ पे सप्लाई से यहाँ से ये भी ओपन होगा, ये भी ओपन होगा। तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आएगी, ओपन होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 आएगा। सिमिलरली जब हम 0 1 देंगे, ये ओपन रहेगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। जब शॉर्ट होगा तो भाई ये 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब आउटपुट पे 5 वोल्ट मतलब हमको 1 मिलेगा। सिमिलरली अब इसको मैं फिर से यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। अब देखिए जब हम यहाँ पे 1 0 देंगे मतलब कि ये शॉर्ट हो गया और ये ओपन हो गया, तो भी इससे हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट पे 1 आएगा। अब दोनों को 1 1 देंगे, यहाँ पे दोनों इनपुट को 1 1 देंगे तो दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, और तब तो दोनों पे फिर भी तब भी 5 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब तब भी आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये कौन सा गेट है कि 0 0 पे 0 मिले, 0 1 पे 1 मिले, 1 0 पे 1 मिले, 1 1 पे 1 मिले। तो ये है और गेट। अगर ऐसे नहीं है तो हम इसको के मैप से भी देख सकते हैं। सपोज करिए ये ए है, ये बी है, ये 0 0 1। अब देखिए 1 पे 1 है, फिर 2 पे 1 है और 3 पे 1 है। तो इसका पेयरिंग ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा। तो ये पॉइंट बी है और ये क्या है, ए है। ए प्लस बी कौन सा गेट होता है, और गेट। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द रेक्टिफायर सर्किट शोन बिलो व्हाट शुड बी द मिनिमम पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ द डायोड। अब देखिए इस सर्किट में 220 वोल्ट दिया है 50 हर्ट्ज। तो ये जब भी इस तरह का दिए तो ये हमेशा आरएमएस वोल्टेज होता है। और पीआईवी हम किस में देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में। तो पहले तो इसको हमको इसके पीक में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो भी टर्न्स रेशियो के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज आया है ये भी क्या है, आरएमएस है। तो हमको पहले तो इसको
पीक में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कि वी आर एम एस जो होता है वीएम बाई रूट टू होता है, वीएम बाई रूट टू होता है। तो ये 12 है, 12 इक्वल टू वीएम बाई रूट टू। तो यहाँ से वीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वीएम की वैल्यू आ जाएगी 12 रूट टू साइन ओमेगा टी। सपोज करिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, इस पॉइंट पे आपका आ गया 12 रूट टू साइन ओमेगा टी, और ये कैपेसिटर है और यहाँ पे एक डायोड लगा है। हमको पीआईवी बतानी है इस डायोड की। सपोज करिए इसकी पोलैरिटी डायोड की वीडी है, तो इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ये देखिए ये इनपुट है, तो ये 12 रूट टू साइन ओमेगा टी का सिग्नल है, ठीक है। तो देखिए अप टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही हमारा ये सिग्नल इनपुट पे जाएगा पॉजिटिव साइकिल में, तो ये डायोड ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा। तो जब डायोड ऑन हो जाएगा तो कैपेसिटर क्या होगा, इसके अप टू पीक तक में 12 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। तो इसके पास भी 12 रूट टू का पीक आ जाएगा। उसके बाद से देखिए तो सिग्नल जो इनपुट सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड आफ्टर पाई बाई टू के बाद से कम होने लगेगा, बट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना मेंटेन करके रखे है, 12 रूट टू। और इसका इनपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, 12 रूट टू के पीक से कम होने लग रहा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, कैपेसिटर इस डायोड को ऑफ कर देगा, उसके बाद से ये कभी ऑन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब डायोड क्या होगा, हमेशा उसके बाद से ये रिवर्स बायस रहेगा। तो हमको पीआईवी बतानी है, तो कैपेसिटर कितने से चार्ज हो गया, ये 12 रूट टू वोल्ट से, 12 रूट टू वोल्ट से। और यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका कितना आ गया, ये भी 12 रूट टू है। और ये वीडी हमको कितना पीआईवी आएगा बताना, तो इसमें केवीएल लगा देंगे, तो ये -12 रूट टू और ये माइनस वी टी -12 रूट टू। यहाँ से वीडी की वैल्यू कितनी आ रही है, -24 रूट टू। पीआईवी नेगेटिव बताने का मतलब है कि पीक इनवर्स वोल्टेज रिवर्स बायस में, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि द रेंज ऑफ द के फॉर विच द रूट इक्वेशन रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन। तो इसके लिए हमको क्या होना होगा, राउथ टेबल यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एस क्यू है, एस स्क्वायर है और एस की पावर 1। तो एस क्यू मतलब ऑड वाले कोफिशिएंट ले लेंगे, तो ये 1 है, ये 2 है, एस स्क्वायर का ये 3 और ये के, तो इसका इससे मल्टीप्लाई इसके और डिवाइड बाई 3, तो 6 हो गया माइनस के बाई 3 और ये 0 हो गया। और एस की पावर यहाँ पे 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई ये 0 और डिवाइड बाई दिस, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा। अब स्टेबिलिटी चेक करना है, तो फर्स्ट रो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हाफ में आने के लिए ये सारे जो फर्स्ट होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब के की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, और 6 माइनस के बाई 3 शुड बी पॉजिटिव, या 6 माइनस के इज ग्रेटर देन 0, या के माइनस 6 इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये के इज लेस देन 6 और के इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब के शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6। देन लेफ्ट हैंड ऑफ द रूट में जो भी इक्वेशन ये इसके आएगी, वो लेफ्ट साइड में रूट्स आएंगे, तो उस हिसाब से ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर गिव्स द यूनिटी फीडबैक क्लोज कंट्रोल सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर above the system for the unit step input। फॉर यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हम जानते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर जो होती है ए अपान 1 प्लस के पी होती है। के पी जो होती है पोजिशन एरर कॉन्स्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू होती है लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस एच एस। अब देखिए यहाँ पे एच एस यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो एच एस की वैल्यू क्या है, 1 है, और ये इसका मल्टीप्लीकेशन ये क्या है, ये जी एस है। तो के पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 3 बाई एस प्लस 15 इंटू 15 बाई एस प्लस 1। तो यहाँ पे एस की वैल्यू 0 0 पुट कर देंगे, तो ये 15 बाई 15 इंटू 3 बाई एस, हाँ 15 आएगा। तो केपी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो स्टेडी स्टेट एरर कितना आ गया, 1 अपान 1 प्लस 3, तो ये 0.25 आएगा। परसेंट में दिया तो 100 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25%। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सॉरी। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कंसिडर टू बस कनेक्टेड बाई ए इम्पिडेंस। दो बस हैं
और उसको क्या कह रहा है कि J5 वाले रिएक्टेंस से बस 1 के क्रॉस जो वोल्टेज है 100 एंगल 30 डिग्री है और बस 2 के क्रॉस जो वोल्टेज है 100 एंगल 0 डिग्री है। द रियल एंड रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय बस 1 रिस्पेक्टिवली। तो रियल पावर हमको बतानी है और रिएक्टिव पावर बतानी है कि कितना सप्लाई करेंगे। तो देखिए जो अब अगर एक तो सिंपल ये है कि हम ये ऐसा लिखा है कि I बराबर 30 और 100 एंगल 0 डिवाइड बाई 5J और फिर S बराबर VI कॉन्जुगेट करें, बट ये सब एंगल निकालना इस चीज से बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए हमको डायरेक्ट फार्मूले से जाना होगा, तभी हमको आंसर मिल पाएगा। तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो होती है EV बाई एक्स इंटू साइन डेल वन माइनस डेल टू। तो यहाँ पे डेल वन, ये डेल वन है और ये डेल टू है, तो इसलिए पावर सप्लाइड जो हो जाएगा 100 इंटू 100 बाई 5 साइन 30 माइनस 0, तो 100 और ये 20 हो गया और ये 1/2 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट आएगा। क्यूएस कितना आ जाएगा, वो होता है ईवी बाई एक्स माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स कॉस डेल वन माइनस डेल टू। तो ये 100 स्क्वायर बाई 5 माइनस 100 स्क्वायर बाई 5 कॉस 30 होगा। तो यहाँ से 100 इंटू 100 बाई 5 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 जिसकी वैल्यू होती है 0.866। तो यहाँ से इसको थोड़ा मैं छोटा कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से ये 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, अब देखिए ये हो गया 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और ये 0.134, ये 20 हो गया। ठीक है, तो 20 तो 2 इंटू और ये 1000 से 0.13 तो ये 134 हो जाएगा। तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 कम 2 VAR। तो देखिए 268 और 1000, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ए पावर सिस्टम। अभी हमने वो इंडक्शन वाला ये बताया था कि डिस्टरबेंस के बाद सिस्टम जो स्टेबल पॉइंट पे आ जाए वही क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो हमेशा ये वाला रीजन जो होता है स्टेबल रीजन होता है। आपको यहाँ पे इंडक्शन मशीन में यहाँ पे देखा था कि डिस्टरबेंस के बाद भी वो अपने पॉइंट पे पहुंच जाता था। तो इसमें क्या होगा, मेंटेन सिंक्रोनिज्म बिटवीन द मशीन एंड एक्सटर्नल लाइन। स्टडी स्टेबिलिटी क्या होती है कि द एबिलिटी ऑफ ए पावर सिस्टम regain is stable point after a disturbance is known as a steady state stability। तो ये maintain synchronism between the machine and timeline इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए 3 बस नेटवर्क shown in figure indicated their per unit impedances each element। तो पहले तो हमको वाई बस बनाना है। देखिए इसमें 3 बस है, इसका मतलब मैट्रिक्स जो होगी 3x3 की होगी। ऑप्शन में तीनों 3x3 के हैं, तो जो वाई बस होगी वो कैसी होगी, y11 होगी, y12 होगी और y13, और ये क्या होगा y21 y22 y23 और ये होगा y31 y32 और ये y33। देखिए इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये जो डायगोनल होता है ये डायगोनल हमेशा पॉजिटिव होता है। डायगोनल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब, और ये मतलब ऑफ डायगोनल जो होगा वो इस एलिमेंट का नेगेटिव पार्ट होता है। मतलब जो भी इसमें से हम y12 निकालेंगे उसका नेगेटिव लेना है। ठीक है, और पॉजिटिव कहने का पर्पज है कि जो वैल्यू हम यहाँ पे y11 कैलकुलेट करेंगे वो जो वैल्यू आएगी उसको हम जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव है उसको हमको नेगेटिव या पॉजिटिव उसको हमको यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देना है। जैसे अभी ये इम्पीडेंस दिया तो इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -5j हो जाएगा, -5j। और ये 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा -10j। और ये 1/0.08, 1/8 की वैल्यू होती है 0.825 और ये 100 ऊपर गया तो ये कितना आ जाएगा 12.5। तो ये कितना आ जाएगा इसका रिएक्टेंस प्लस 12.5j आएगा और ये हो जाएगा माइनस में 10j। अब यहाँ पे y11 कैलकुलेट करिए तो y11 की जगह -5j -10j, तो y11 की वैल्यू कितनी आ गई -10j -5j, तो कितना आएगा -15j। ठीक है, वैसे अब देखिए y12 कितना होगा,
ये स्मॉल y11 है, ये भी ध्यान देना। y12 कितना होगा? तो y12 -5j है, -5j है। अब y13 क्या है? y13 आपका 0 है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। तो देखिए पहले इससे ऑप्शन मैच कराते हैं। अगर इसमें देखें तो -15j ये नहीं आया, y11 इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, बस इसमें आया था। तो देखिए -15 आया और इसका माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो ये प्लस होगा और y13 वाला 0 होगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करें कि फॉर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस IGBT, MOSFET, डायोड एंड थायरिस्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कह रहा है कि all four devices are majority carrier, all four are minority. IGBT, MOSFET are majority carrier, where diode and thyristor are minority. MOSFET is majority carrier device, where IGBT, diode और thyristor are minority carrier. देखिए जो MOSFET होता है ना, ये majority carrier device होता है, ठीक है, और IGBT, diode and thyristor are minority carrier devices होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। हमेशा याद रखिए कि जो मॉसफेट होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसीलिए होती है क्योंकि वो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है। इस पे टेम्परेचर का कोई भी सेकेंडरी ब्रेक डाउन नहीं होता, जबकि इस ये अपना आईजीबीटी में ट्रांजिस्टर की क्वालिटी आ जाती है, थायरिस्टर में भी ट्रांजिस्टर की क्वालिटी आती है, तो इसलिए ये सेकेंडरी ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं इनमें, तो इसलिए ये माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस है और मॉसफेट क्या है? मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शोन इन फिगर टू बी प्रोटेक्टेड बाय ओवर करंट सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन, द प्रॉपर फॉल्ट डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले विल बी रिक्वायर्ड एट लोकेशन। हमको डायरेक्शनल रिले बतानी है। सपोज करिए ये एक डायरेक्शनल रिले है और मैंने डिफाइन किया कि ये रिले में डायरेक्शन ऐसी है, तो इसका ये डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर फॉल्ट आया और करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये रिले क्या करेगी? ऑपरेट करेगी। यही होता है डायरेक्शनल रिले का प्रिंसिपल। तो इसमें देखिए अभी सपोज करिए कोई फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो करंट होगी वो यहाँ पे एक 33 केवी का सिस्टम है, यहाँ पे भी देखिए एज पर क्वेश्चन 33 के, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होगा? करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी, और यहाँ से भी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होगी? ऐसे फ्लो होगी और ये लोड में ऐसे चली जाएगी। बट सपोज करिए हमको पता ना कि कहाँ पे लगाना है डायरेक्शनल ले तो हमेशा फॉल्ट करा के देख लीजिए, यहाँ पे फॉल्ट हुआ, जब फॉल्ट होगा तो करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ, तो उस सारी करंट यहाँ से ये फीड करने लगेगा और यहाँ से ये वाला सप्लाई इसको फीड करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो करंट है, ये जो करंट है नॉर्मल डायरेक्शन की करंट, और ये वाली जो फॉल्ट करंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? नॉन डायरेक्शनल रिले लगाएंगे, नॉन डायरेक्शनल। बट यहाँ पे देखिए जब फॉल्ट होने के पहले करंट की डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन जब फॉल्ट आया तो फॉल्ट करंट उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमको डायरेक्शनल रिले इस डायरेक्शन में लगाना हो, क्योंकि जब फॉल्ट इस फीडर पे होगा तो जब करंट फॉल्ट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो तो ये वाला ब्रेकर क्या होना चाहिए? ट्रिप होना चाहिए, इसलिए हमको इस डायरेक्शन में ओवर करंट रिले को लगाना होगा। सिमिलरली सपोज करिए फॉल्ट इस पॉइंट पे हो गया, फॉल्ट इस पॉइंट पे होगा तो ये वाला सिस्टम इधर से फॉल्ट को फीड करेगा और ये वाला सिस्टम इधर से फॉल्ट को फीड करेगा। तो ये देखिए जो ये वाला फॉल्ट करंट है ये पुराने वाले सिस्टम से क्या कर रहा है? उसी के सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हम नॉन डायरेक्शनल रिले लगाएंगे। बट यहाँ पे देखिए तो ये हमारी नॉर्मल करंट की डायरेक्शन ऐसी जा रही है और आने वाली करंट इसके जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब जो फॉल्ट करंट है नॉर्मल करंट के जस्ट अपोजिट है, इसलिए रिले 3 पे हमको इस डायरेक्शन में क्या लगाना होगा? डायरेक्शनल रिले लगाना होगा। यहाँ पे भी डायरेक्शनल रिले लगाना होगा। और देखिए यहाँ पे लोड कभी भी पावर को सप्लाई नहीं करेगा, तो लोड में हमेशा करंट कैसी आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे में क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल। तो जहाँ पे डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा आफ्टर द फॉल्ट, वहां पे हम कौन सी रिले यूज करें? डायरेक्शनल। तो 2 और 3 पॉइंट पे हमको क्या यूज करना होगा? डायरेक्शनल रिले यूज करना होगा। और यहाँ से वन एक चीज और ऑब्जर्व करिए, तो लोड साइड में हमेशा क्या लग रही है? नॉन डायरेक्शनल रिले। सप्लाई साइड में नॉन डायरेक्शनल रिले यहाँ पे लग रही है, और यहाँ पे सप्लाई साइड में तो मोस्टली क्या होता है कि जो सप्लाई साइड होती है वहाँ पे नॉन डायरेक्शनल रिले होती है, और जो भी लोड साइड होता है मोस्टली जहाँ लोड से अटैच जो भी ब्रेकर होते हैं या ब्रेकर्स होते हैं वहाँ पे डायरेक्शनल रिले हम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए पावर सिस्टम विद टू जनरेटर शोन इन फिगर, द सिस्टम जनरेटर बसेस एंड ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय 6 रिले R1 R2 R3 R4 R5 R6, assume a mix of directional and non-directional relay appropriate located, the remote backup relay R4 R। अब हमको बताना है कि इस R4 के लिए अगर R4 फॉल्टी हो जाए तो इसके लिए कौन सी रिले एज ए रिमोट बैकअप काम करेगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली बना लेता हूँ। सपोज करिए ये R1 वाली रिले है, ये R2 वाली रिले है, ये R3 की रिले है और ये R4 की रिले है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे 2 रिले लगी हैं और यहाँ पे जनरेटर कनेक्टेड है और ये रिले है R5, ये R6। तो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि यहाँ पे जो रिले होगी नॉन डायरेक्शनल रिले होगी, यहाँ पे सप्लाई साइड में नॉन डायरेक्शनल रिले होगी और ये भी सप्लाई साइड है तो नॉन डायरेक्शनल रिले होगी, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल रिले होगी और इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल रिले होगी और यहाँ पे इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल रिले होगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में करंट ऐसे ही फ्लो होगी और जब फॉल्ट सपोज यहाँ पे आया तो ये इधर की तरफ फीड करने लगेंगे। अब सपोज करिए इस पॉइंट पे फॉल्ट आया, सपोज इस पॉइंट पे फॉल्ट आया, ठीक है, इस पॉइंट पे जब फॉल्ट आएगा तो ये देखिए फॉल्ट कैसे जाएगा, फॉल्ट करंट कैसे जाएगा, मैं उसको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। सपोज करिए जब फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ठीक, और ये वाला इससे फॉल्ट करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ठीक, और ये वाले फीडर से फॉल्ट करंट कैसे जाएगा, ऐसे घूम करके ऐसे आएगा। अब सपोज करिए, अब देखिए ये नॉन डायरेक्शनल रिले है, तो देखिए जो डायरेक्शनल रिले है ये सब ओवर करंट रिले होती है। कौन सी रिले होती है, ओवर करंट रिले, मतलब जब उसकी पिकअप वैल्यू से करंट एक्सीड करेगी तो ये डायरेक्शन को नहीं देखेंगी, अब बस ये देखेंगे कि उसकी करंट उसके पिकअप से ज्यादा है तो ये रिले क्या कर जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉल्ट हुआ है तो ये R3 रिले क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी, R3 रिले ऑपरेट। बट R4 हमको ये पता करना है कि R4 के लिए बैकअप कौन कौन से होंगे। अगर R4 सपोज करिए ड्यू टू लॉकआउट ऑफ द ब्रेकर, ब्रेकर में गैस प्रेशर कम हो गया, उसकी वजह से ब्रेकर रिले ये R4 वाला रिले ऑपरेट नहीं हुआ किसी रीजन से, तो उस समय क्या होगा, ये फॉल्ट को फीड करेगा ये वाला फीडर। तो उस समय देखिए, तो ये करंट देखिए, ये जो फ्लो हो रही है फॉल्ट करंट, ये इसके डायरेक्शन में अपोजिट फ्लो हो रही है, तो ये डायरेक्शनल रिले ऑपरेट नहीं होगी। डायरेक्शनल रिले तब ऑपरेट होगी जब करंट ऐसे फ्लो होती है, फॉल्ट करंट। इसमें तो ये हो रही है, तो ये वाला तो रिले R5 ऑपरेट नहीं करेगा, बट ये नॉन डायरेक्शनल रिले तो R6 तो इसके लिए क्या करेगी, रिमोट बैकअप का काम करेगी, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल रिले और ये ऑपरेट हो जाएगी। सिमिलरली देखिए, तो ये R2 का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये डायरेक्शनल रिले का, बट जो फॉल्ट करंट यहाँ से फीड हो रही है इसके जस्ट अपोजिट हो रही है, इसका मतलब R2 भी नहीं काम करेगा। बट ये नॉन डायरेक्ट R1 क्या है, नॉन डायरेक्शनल रिले है और इसमें फॉल्ट करंट इससे एक्सीड होगी इसके पिकअप वैल्यू से, तो R1 क्या होगी, ऑपरेट हो जाएगा। इसलिए इस R4 के लिए जो बैकअप होगी वो R3 भी होगा, R1 भी होगा, R6 भी होगा। अब देख लीजिए इसमें R3 R3 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब R3 को नहीं उन्होंने लिया है। अब R1 और R6 है तो R1 R6 D ऑप्शन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 सेक्शन ऑफ फीडर आर प्रोवाइडेड विद सर्किट ब्रेकर 1 2 3 4 5 6, फॉल्ट एफ आर इंडिकेटेड। देखिए जब यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो जो देखिए जो भी हम जिस पॉइंट पे फॉल्ट होता है वहां पे ट्रिपिंग शुड बी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि जहाँ पे फॉल्ट हो वहां का जो ब्रेकर होगा वो सबसे पहले ट्रिप होना चाहिए। तो सबसे पहले जो टाइम ग्रेडिंग होगी सबसे इसकी मिनिमम टाइम होनी चाहिए। अगर ये फेल हो गया ऑपरेट होने से तो ये वाला ऑपरेट करना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में 6 नहीं है, कायदन तो ये दोनों को पहले ऑपरेट होना चाहिए, फॉल्ट को मतलब इस सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए। अगर इन केस ये ब्रेकर 4 भी फेल टू ऑपरेट हुआ तो तीसरा वाला ऑपरेट करेगा। अगर सपोज ये भी फेल हो गया तो ये ऑपरेट करना चाहिए, अगर ये भी फेल हो गया तो ये ऑपरेट करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए C5 मस्ट सेट टू बी ट्रिप बिफोर CB1 CB2 CB3 ट्रिप। तो अगर ये ट्रिप हो गया तो अच्छी बात है, सिस्टम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। बट ये अगर फेल हो गया तो ये भी सीक्वेंस में अगर एक दूसरे को फेल कर देगा तो फिर ये ऐसे ट्रिप होने चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए 400 केवी लाइन इज 400, तो जेडएस की वैल्यू दी है 400 ओम।
तो 200 किलोमीटर लेंथ ऑफ लाइन कितनी होगी? देखिए जो सर्ज इंपेडेंस होता है जेडएस वो होता है √L/C। सपोज करिए एलपी जो है लाइन पर यूनिट लेंथ है, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है। तो टोटल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? एलपी इंटू एल हो जाएगा। सिमिलरली अगर सीपी इज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है तो सी टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? सीपी इंटू एल हो जाएगा, अगर एल इज द लेंथ ऑफ लाइन है। तो यहाँ से जेडएस बराबर हम क्या इसको पुट कर सकते हैं? एलपी इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू सीपी इंटू लेंथ। तो यहाँ से एल क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है, और ऑप्शन ये आ रहा है एलपी अपॉन सीपी। तो ये एल से एल कटने का मतलब है कि जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे? लेंथ ऑफ लाइन से, लेंथ ऑफ लाइन से। तो जितनी सर्ज इम्पीडेंस हमारी 400 किलोमीटर लॉन्ग लाइन के लिए थी उतनी ही सर्ज इम्पीडेंस कितनी होगी? 200 किलोमीटर के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा था कि ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू ए एसी मेंस इज रनिंग एट फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। अब थ्री फेज मोटर का सिंक्रोनस मोटर, मोटर कहने का मतलब है सपोज करिए ये मोटर का ईएमएफ है और ये सप्लाई वोल्टेज है, ये मोटर है। अब मोटर है तो करंट कैसे फ्लो होगी? ऐसे होगी। तो एज पर गिवन क्वेश्चन पहले इनिशियली वो किस पे है? यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो सपोज करिए ये आपका वी वोल्टेज है, ये आपका वी वोल्टेज है, ठीक है, और यूनिटी पावर फैक्टर है तो मतलब करंट इसी के डायरेक्शन में है, ठीक है, ये कांस्टेंट पावर हो गया। तो अब आइए जे वी बराबर क्या होगा? ईएफ प्लस आइए जे एक्स होगा, ठीक। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या कर्व बनेगा मैं वो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आइए जे एक्स कैसे बनेगा? आइए जे एक्स इसके जस्ट परपेंडिकुलर आएगा और इसका ईएफ क्या होगा? सपोज करिए एट यूनिटी पावर फैक्टर पे ये है ई एफ 1, ये है हमारा ई एफ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था? इफ द शाफ्ट लोड इज रिड्यूस्ड बाय विद फील्ड करंट होल्ड कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा जो ईएफ है वो कांस्टेंट है, मतलब हमको ईएफ का जो लोकस है ये ईएफ ऐसे कांस्टेंट रखना है। और एट यूनिटी पावर फैक्टर सपोज करिए इसका एंगल डेल 1 है और अभी पावर फैक्टर ये यूनिटी पे काम कर रहा है। अब क्या करता है कि डेल्टा को हाफ कर दो, लोड को रिड्यूस करने का मतलब डेल्टा को हमने कम किया। डेल्टा को कम करने का मतलब है कि आपका ईएफ शिफ्ट हो गया, बट ईएफ हमारा कांस्टेंट रखना है, मतलब इसी लोकस पे रखना है। तो सपोज करिए ईएफ शिफ्ट होकर के, सपोज करिए ईएफ शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया, अभी ये यहाँ पे आ गया। तो उस हिसाब से जे आई ए एक्सेस कहाँ पे आ जाएगा? उस हिसाब से आपका जे आई ए एक्सेस यहाँ पे आएगा। ये आपका पहले यूनिटी पे जे आई ए एक्सेस था और यहाँ पे जे आई ए एक्सेस है। तो जे आई ए एक्सेस इधर आया तो इसका मतलब जो करंट होगी कुछ यहाँ पे आ गई होगी, तभी तो इसके परपेंडिकुलर में आई ए जे एक्स बना होगा। तो ये V से ये जो IA2 सपोज करंट है वो क्या कर रही है? लीड कर रही है। तो पावर फैक्टर क्या हो गया? लीडिंग हो गया। तो इसलिए जो मोटर होगी एट हाफ लोड पे न्यू पावर फैक्टर विल भी क्या होगा? लीडिंग होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि द सर्किट शोन इन बिलो फिगर द आउटपुट, हमको वी आउट बताना है, ठीक है। सपोज करिए कि ये V01 है, सपोज करिए ये V01 है। हम जानते हैं कि ओप एम्प में इंटरनल इसका इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, मतलब मेगाओं में होता है। तो ये क्या होता है? 0 एम्पियर, ये 0 एम्पियर। अगर इसमें 0 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ से भी करंट कितनी जाएगी? 0 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज 0 होगा। तो इसलिए यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा? ये वोल्टेज 1 हो जाएगा। और एज पर वर्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ का वोल्टेज इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? केसीएल लिख देते हैं। सपोज करिए ये I1 करंट है और ये I2 करंट है। तो I1 प्लस नोड इस पे I1 प्लस I2 क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। तो 1 माइनस माइनस 2 करोगे तो 1 प्लस 2 बाई 1 होगा, प्लस 1 माइनस V01 बाई 1 इक्वल टू 0। तो V01 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? V01 की वैल्यू आ गई आपकी 4 वोल्ट, है ना। 1 प्लस 2 प्लस 1 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो अब ये आ गया आपका 4 वोल्ट। तो एज पर वर्चुअल कांस्टेंट यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 वोल्ट आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज क्या आ गया? 4 वोल्ट आ गया। 4 वोल्ट करने का मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या है? 4 वोल्ट है। और ये देखिए वी आउट है तो ये भी क्या होगा? वी आउट होगा। तो अगर इस पॉइंट पे मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लिखूं, VDR लगाऊं, तो इस पे इसका वोल्टेज क्या है? 4 है। 4 वोल्ट इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2
इंटू वी आउट हो जाएगा। तो वी आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 2 हो जाएगी, मतलब कि 8 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो हमको आरएल का फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होना चाहिए, आरएल शुड बी इक्वल टू आरटीएच होना चाहिए। इसका मतलब हमको इस पॉइंट को ओपन करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, आरटीएच फाइंड आउट करना है। और आरटीएस फाइंड आउट करने के लिए हमको इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। तो हम क्या कर दिए, इसको सॉर्ट कर दिए। और सपोज इसमें आई करंट गिवन है और ये है 2 ओम और ये क्या है 2 आई। तो ये चूंकि ये डिपेंडेंट सोर्स है, सॉर्ट करने के बाद ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसमें कोई भी एक्साइटिंग एलिमेंट नहीं है। तो सर्किट को आरटीएस फाइंड आउट करने के लिए हमको एक्सटर्नली क्या लगाना होगा, या तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। मैं यहाँ पे करंट सोर्स लगाना ले रहा हूँ और यहाँ पे वोल्टेज। तो यहाँ से आरटीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/1। तो देखिए ये 1 एम्पियर इस आई के जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई, -1 एम्पियर। अब देखिए यहाँ से ये 2 आई है, ये आई है, तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, 3 आई। तो ऐसे यहाँ पे 3 आई करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे केवीएल एक लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से V और प्लस 3 आई, मतलब ये जो करंट ऐसे जा रही है, इंटू 2 इक्वल टू 0। तो V बराबर कितना आ गया, -6 आई। और आई की वैल्यू -1 है, तो 6 इंटू -1 कितना आ गया, 6 वोल्ट। तो आरटीएच की वैल्यू क्या आ गई, V/1 मतलब 6/1, तो 6 वैल्यू 6 ओम आ गए। और इसलिए आरएल इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, आरएल शुड बी इक्वल टू आरटीएच। तो ये कितना आ गया, 6 ओम आ गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते कि फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन फिगर जेड मैट्रिक्स। अब देखिए जो जो जेड मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, ये V1 V2 2 पोर्ट नेटवर्क में Z1 जेड पैरामीटर हम पढ़ते हैं, Z11 Z12 Z21 Z22। और ये होता है I1 I2, ठीक है। मतलब V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2। और जो V2 होता है वो होता है Z21 I1 और Z2, ये 22 है, ठीक है, Z22 I2। तो देखिए यहाँ से I1 जा रही है, ऐसे I2 जाता है, इसमें क्या जाएगी, I1 प्लस I2 करंट जाएगी। यहाँ पे केवल लिखेंगे तो V1 बराबर क्या होगा, Z1 I1 प्लस I2। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 I1 प्लस Z1 I2। तो इससे कंपेयर करें तो Z11 की वैल्यू क्या है, Z1 है। और Z12 की भी वैल्यू क्या है, Z1 है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब ये वाले में और ये वाले ऑप्शन है, तो यहाँ से फिर केवीएल लगा देंगे ऐसे इधर से। तो V2 बराबर Z2 I2 प्लस Z1 I1 प्लस I2। तो यहाँ से आ जाएगा Z1 I1 प्लस I2 Z1 प्लस Z2। तो ये किस इससे कंपेयर करेंगे तो ये आपका क्या होगा, Z21 हो गया और ये आपका क्या होगा, Z22 हो गया। तो देखिए Z21 यहाँ पे Z1 आया है, जबकि यहाँ पे Z1 प्लस Z2 है, तो इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे Z1 है और Z22 की वैल्यू Z1 प्लस Z2, तो इसलिए आप इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था टोटल 50 क्वेश्चंस। ये देखिए क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आपको लेंथी लगेंगे, बट कभी-कभी क्या होता है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल पेपर आ जाता है और उस समय क्या होता है कि हमें लगता है कि हमसे पेपर होगा नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है पेपर न्यूमेरिकल आ जाता है, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा न्यूमेरिकल भी इसलिए थोड़ा-सा लिया है। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी इसमें किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू।